जैसे कि मैंने कहा था कि अभी हम लोग ये गेट का सिलेबस है ना, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे जो नेट दे रहे होंगे वो गेट के भी एग्ज़ाम देंगे, स्पेशली जो पीएचडी के एस्पिरेंट्स हैं जिनको पीएचडी करना है स्टैटिस्टिक्स में, जो हमारे यहाँ मान लो नेट स्टैटिस्टिक्स के लिए ज्वाइन किए, मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब यूनिट 4, और साथ में हमने कहा लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस आपको करना ही है। तो जो यूनिट 1 है लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस नेट का, वो गेट में भी ऑलमोस्ट वही है अप्रॉक्स सब कुछ। ये आपका रियल एनालिसिस पोर्शन है और ये आपका लीनियर अलजेब्रा पोर्शन, इसके यहाँ मैट्रिक्स थ्योरी नाम दिया है। तो अभी हमने जस्ट जैसे अर्जुना बैच चूंकि कुछ पहले स्टार्ट हुआ था, तो मैं वही अभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप रिकॉर्डेड कोर्स देख जाइए। इफ़ यू वांट अस कि हम एक बार लाइव में डिस्कस करें, तो लाइव में भी नेट बैच में अलग से चीज़ें हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी जो सिलेबस गेट में चल रहा है, क्योंकि गेट का पूरा सिलेबस नेट में है ही, यूनिट 1 यूनिट 4 ऑलमोस्ट 80 to 90% चीज़ें उसमें समझिए। अगर मैं कम करके बोलूँ तो 80% चीज़ें जो हैं, जो पूरा गेट का 100% सिलेबस है, वो आपके सी एस आर नेट में यूनिट 1 और 4 का अराउंड 80% से ज़्यादा सिलेबस है ना। तो मिनिमम 80% है, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो नेट वाले बच्चे हैं, तो आप गेट स्टैट्स का पूरी तैयारी कर लीजिए। और पीएचडी एडमिशन के लिए गेट से भी आईआईटी में एडमिशन होता है, पीएचडी में नेट से भी होता है। नेट का एक अलग एडवांटेज है असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, कि जो गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग नेट मांगते हैं, तो वो अलग एडवांटेज हैं। तो उनके लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए नेट पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो पीएचडी करना चाह रहे हैं, आप दोनों में फोकस कर सकते हैं। और वैसे भी क्योंकि नेट में है ना, क्वेश्चंस जो आते हैं थोड़े से डिफरेंट आते हैं और गेट से थोड़े मुश्किल भी होते हैं ना। गेट इज़ इजियर एग्जाम दैन सीएसआईआर नेट। तो फिर भी चूंकि अलग अलग बैच में पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है टाइम की वजह से, तो अभी हमारा जैम का जैसे बैच कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा, तो हम नेट और गेट का फिर बैच अलग कर देंगे, है ना। तो जो सिलेबस नेट में अलग है, तो यूनिट 4 का भी मोस्ट ऑफ द पोर्सन मैं ही पढ़ाऊँगा, बाकी और भी फैकल्टीज़ हैं। जैसे अभी डिस्क्रिप्टिव उन्होंने पवन सर ने पढ़ाए हैं। नेट वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, अगर नेट वाले बच्चों को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे अनम्यूट करके, या क्लास से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड। हम आपको नेट का पीवाईक्यू, गेट का पीवाईक्यू, जैम बैच में जैम का चल रहा है, तो जो नेट वाले बच्चे हो जैम गेट दोनों का कंटेंट देख सकते हैं, क्लास कर सकते हैं लाइव में, कोई दिक्कत नहीं है। गेट वाले भी नेट और जैम का कर सकते हैं, नेट वाले भी जैम गेट, मतलब सबके लिए एक दूसरे का ऑप्शन है। लेकिन फोकस आपका अपने एग्जाम पे होना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी हम कुछ दिनों तक गेट का सिलेबस जब तक कर रहे हैं, तो क्योंकि सी एस आई नेट का मैंने जून 2025 तक का है ना, हमने टाइम रखा है, तब तक आपको हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे नेट का कंप्लीट करें। गेट का चूंकि एग्जाम फेब में ही है, फेब में या तो फर्स्ट सैटरडे संडे या सेकेंड सैटरडे, आई थिंक गेट एग्जाम आ गया था, डेट फिक्स नहीं किया आई थिंक, तो है ना, या तो फर्स्ट सैटरडे संडे, सेकेंड सैटरडे संडे या थर्ड सैटरडे संडे, शेड्यूल आ चुका है, आप देखेंगे पता चल जाएगा। आई थिंक ऐसा कुछ था, 9, 10 और 15, 16 ऐसा कुछ है ना, श्योर नहीं, देख लेना एक बार वेबसाइट पे गेट का। तो गेट का एग्जाम फेब में ही है, तो हमारा सिलेबस गेट का मैं कोशिश करूंगा सिलेबस अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा होगा दिसंबर तक। फिर कुछ बच्चे पूछ रहे थे उसके बाद क्या करेंगे, क्लासेस एग्जाम तक चलेंगी, गेट के बच्चे हैं चाहे जैम के बच्चे हैं, क्लासेस एग्जाम के एक दिन पहले तक चलती रहेगी। उसमें क्या कराते हैं हम लोग, पहले भी सिलेबस करा रहे हैं, साथ में हम आपको पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करा रहे हैं। एक बार जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको हम एक बार पीवाईक्यू ईयर वाइज मोड में कराएंगे, मतलब 2023 का एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, 2024 का एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे, 2022, 21, इस तरह से ईयर वाइज। अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यूज एक बार फिर से करेंगे ईयर वाइज में। उसके बाद या पैरेलली हम लोग मॉक टेस्ट जो अपलोड हो रहा है, तो वो आपको अटेम्प्ट करते रहना है। फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लासेस होंगे, मॉक टेस्ट का डिटेल रिटर्न सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, या मिल रहा होगा, अगर आप ग्रुप में पूछिए मांगिए तो हम लोग आपको, जो हमारे टीम के लोग हैं वो आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी देंगे, जो हमारा टेस्ट है, जो भी टेस्ट हो रहा है उसका रिटर्न सॉल्यूशन। साथ में मैं लाइव डिस्कशन क्लास भी लूँगा, कि आपको रिटर्न सॉल्यूशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप डिस्कस करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, तो प्रॉपर एक मॉक टेस्ट डिस्कशन क्लास, एक एक टेस्ट का एक एक डिस्कशन क्लास रखेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी डाउट में फ्रीडम तो है ही। तो ये हम लोग अभी ऐसा प्लान चल रहा है। तो जैम गेट नेट सिलेबस के बाद तीनों में पीवाईक्यूज कराएंगे हम लोग। पहले टॉपिक वाइज आप कीजिए, डाउट डिस्कस कीजिए, फिर ईयर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट असाइनमेंट्स। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है,
तो जो नेट वाले बच्चे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जैम गेट के भी सारे क्वेश्चंस कीजिए, उससे आपके लेवल इंप्रूव होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वो नेट में जरूर हेल्प करेगा उसको। गेट वाले लोग हैं और नेट गेट दोनों का कर सकते हैं, जैम का भी आप भी कीजिए। बाकी जैम वाले लोग हैं, जैम वाले लोगों को नेट गेट के करने की, गेट करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेट वाली जैम मतलब जो जैम वाले बच्चे हैं उनको CSIR नेट के क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पैटर्न अलग है, चीज़ें अलग है। तो आप जैम और गेट के वो चीज़ें कर सकते हैं गेट में जो जैम के सिलेबस में है, क्योंकि जैम का सिलेबस पूरा गेट के सिलेबस में है, गेट का पूरा सिलेबस नेट के सिलेबस में है, ठीक है ना। थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा हर जगह है, जैम से थोड़ा एक्स्ट्रा गेट में है, गेट से थोड़ा एक्स्ट्रा नेट में है, तो इस तरह से है, ठीक है जी। सो अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमने ऑलरेडी गेट जो अर्जुना बैच है हमारा, उसमें बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आई थिंक 60 लेक्चर्स प्लस 60-70, मुझे याद नहीं है, वो लोग अपलोड करते हैं, तो हो चुका है ना। तो उसमें एक्चुअली तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे नेट वाले बच्चे हैं, क्योंकि आपको सीखना है, तो जो कि हमने अभी आप देखोगे अर्जुना बैच में, तो हमने प्रोबेबिलिटी पोर्शन यहाँ से स्टार्ट किया था और ये वाला पार्ट हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है अर्जुना बैच का, वो आप ये देख के एक बार प्लीज कंप्लीट कीजिए। जब तक हम लोग लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं तब तक आप कंप्लीट कीजिए। उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो 11 से 12 में डाउट क्लास खुद ही डेली लेता हूँ, बाकी डाउट फैकल्टीज तो हैं ही, तो आप डिस्कस कीजिए। फिर भी अगर आप बाद में चाहते हैं कि नहीं ये वाला पोर्शन नेट में आप लाइव फिर से पढ़ाइए, तो हम फिर से ही पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइव में ये है कि आप एट द सेम पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो जैसे भी आपको कंफर्टेबल, लेकिन मेहनत ये है कि आप जितना मेहनत करोगे रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा, है ना। सिर्फ क्लास करने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, सॉल्व करना होगा एंट्रेंस के जैसा, तभी होगा। उसके लिए आप असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, PYQ सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, बुक्स के एग्जाम्पल एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, डाउट के लिए डिस्कस कीजिए, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, स्पेशली नेट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, गेट वालों को तो पता ही है। तो अभी तक हमने जो अर्जुना बैच हमारा गेट का चल रहा है, तो अर्जुना में ही अभी आप नेट वाले बच्चों को सिलेबस करना है, तो गेट के पूरे सिलेबस आपको कवर करने हैं। इससे आपके CSIR नेट में यूनिट 1 यूनिट 4 के ऑलमोस्ट 80% पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 20% के लिए हम गेट का बैच अलग कर देंगे, फिर उसमें हम आपको अलग से वो कोर्स पढ़ाएंगे, टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी आप जितना आप बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए, जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बाकी और आपको अगर कुछ जब भी परेशानी हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या हमारे टीम में लोग हैं उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। मैं ये बता रहा था कि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अर्जुना बैच में यहाँ पे, और इधर वैसे बताया मैंने कि ये वाला पार्ट डिस्कस हो गया है प्रोबेबिलिटी से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट डिस्कस कीजिए, है ना, तो बेटर रहेगा। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स है देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है सब स्पेस ऑफ RN CN, तो RN है रियल नंबर n टपल है R की पावर n, CN ये C में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पे। स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशंस, रो स्पेस, कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक, नलिटी, रो रिडक्शन, है ना, रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर है इनर प्रोडक्ट ऑफ RN एंड CN, है ना, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस ये है। सो यहाँ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, कोई भी आपके पास अगर बेसिस दे रखा है तो उसको आप ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको यूज करके। फिर आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैली हैमिल्टन थ्योरम, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिसेस एंड देयर आइगन वैल्यूज, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, इक्विवेलेंस एंड सिमिलरिटी। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब डिस्कस करना है। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या है ये डिस्कस करना है। फिर पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स क्या है, तो ये सब आपको समझना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, है ना। जैसे यहाँ स्टार्ट किया सिमेट्रिक, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल यूनिटरी, फिर इधर आया इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, सिमिलर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस, पॉजिटिव डेफिनेट, ये सब मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप है या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो है ना, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म यहाँ पे भी लीनियर अलजेब्रा में पढ़ना है। यही चीजें जो स्टैट्स लोग वाले वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स आपके यहाँ पे भी आएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म का आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है यहाँ पे, है ना, अब देखेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंडम वेक्टर्स, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है क्या। यही चीज़ यहाँ पे आएगा कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो डिसाइड करना है इसमें,
ठीक है। सो वहां पे जस्ट आपको पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म्स क्या है, एंड देन सिंगुलर वैल्यू डीकॉम्पोजिशन। तो ये वाला पार्ट हमें अभी कवर करना है। तो ये तो मैंने गेट का सिलेबस खोल रखा है। जो नेट वाले बच्चे अगर आप देखना चाहें तो मैंने नेट का भी ओपन किया था। अब देखेंगे नेट में जो यूनिट 1 है, जो ये यूनिट 1 का सिलेबस है, CSIR नेट है ना, UGC नेट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप या लेक्चरशिप। तो इसमें जो है, जो यूनिट 1 है एनालिसिस है, ये तो वही, इसमें मोस्ट ऑफ द चीज आप देखेंगे हम लोग ऑलरेडी जो अर्जुना बैच में अभी कैलकुलस पोर्शन डिस्कस किया उसमें कवर हो गया है। ठीक है, आप इसको एक बार गो थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर पैरेलली आप देखते जाइए, टाइम निकाल के। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग नेट वाले लोग हैं, पैरेलली एक टाइम निकाल के आप उसको अर्जुना बैच वाले लेक्चर्स कवर करते जाइए, तो उससे आपके ये वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब रहता है यहाँ पे यूनिट, सॉरी, तो ये वाला पार्ट। अब आता है यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा। देखिए, वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म्स, ट्रायंगुलर फॉर्म्स, जॉर्डन फॉर्म्स, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, देन रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन आप देखेंगे गेट वाले में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, है ना। गेट में इन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है। यहाँ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक लिखा है कहीं पे, लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जरूर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग टॉपिक है, वो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लीनियर मैप्स ना। हाँ, यस यस यस, एक्चुअली सो टी ऑफ, है ना, वहाँ पे होता है ax प्लस बी वाई बराबर ए टी एक्स प्लस बी वाई, वही चीज़ है। लेकिन वो लीनियर ट्रांस एक अलग टॉपिक है ना, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाते हैं, ऑल दैट, तो नेट में है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार हम लोग, मतलब जैसे पिछले साल मैं ऐसे ही पढ़ाया था। पिछले साल मैंने क्या किया था, जैम गेट का हमारा अलग बैच नहीं था लास्ट ईयर, हम लोग पहले पूरा जैम का सिलेबस पढ़ाया, फिर हमने बैच गेट वाले बच्चों का बैच सेपरेट करके फिर गेट का एक्स्ट्रा चीज़ अलग से पढ़ाया था। तो इस बार जैम का अलग बैच है, गेट का अलग बैच है। नेट का चूंकि फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट किया हमने फुल कोर्स बैच, तो अभी क्योंकि टाइमिंग के इशू की वजह से अभी, क्योंकि मैं क्लासेस, मेरा ऑलरेडी 6 से 12 डेली क्लासेस चल रही हैं, तो जैम का एक बार बैच खत्म हो जाएगा, फिर मैं नेट का अलग से लेक्चर्स ले लूँगा, वो है। तो अभी के लिए हम लोग गेट और नेट का साथ चला रहे हैं, क्योंकि गेट के सारे सिलेबस नेट में भी है, इसीलिए फिर बाद में जब गेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग नेट, मतलब ये समझिए कि नेट के साथ गेट फ्री मिल रहा है सभी लोगों को, जो नेट वाले बच्चे हैं, और इवन गेट वालों को भी नेट मिल जाएगा फ्री। लेकिन जिनका जो भी टारगेट है, आपका एम है, उस पर फोकस करके उसके अकॉर्डिंग आप बेनिफिट लो, ये है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ पूछना है सर, यूनिट 1 में एनालिसिस फिर से नहीं पढ़ाएंगे हाँ, नेट वालों को? आप लोग कहेंगे तो पढ़ा देंगे, वही हम कह रहे हैं कि एक बार आप गेट का पूरा सिलेबस देख लीजिए, उससे हो जाता ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें लाइव में करना है, तो एक बार फिर से हम यूनिट 1 में जो एनालिसिस पोर्शन है वो आपको हम फिर से करा देंगे, गेट नेट का बैच अलग करके, ठीक है ना, तो हम फिर से कराएंगे। हाँ, दिसंबर के लिए टारगेट कर रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तब तक? दिसंबर के लिए तो आप अभी, दिसंबर के लिए हमने ये ऑलरेडी यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया ना अर्जुना बैच में, तो आप उसमें देख के सीखिए, और अगर डाउट होता है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, अगर नहीं भी होता है तो, ठीक है ना। हाँ, जैसे अर्जुन, क्योंकि मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ा पाऊंगा, जैसे बाकी लोग 4 महीने में पूरा नेट का सिलेबस पढ़ा देते हैं, आई डोंट नो कैसे, तो मुझे भी सीखना पड़ेगा वो चीज़ कि 4 महीने में पूरा नेट का सिलेबस कैसे पढ़ा देते हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा। वो तो हो जाता अगर मैं जैसे, तो ये हमने यूनिट 1 में जो एनालिसिस पोर्शन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो हमने अभी ऑलरेडी ये वाला पोर्शन, यही पोर्शन यूनिट 1 है में एनालिसिस पोर्शन है आपका, तो ये हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है अर्जुना बैच में। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के, अब देखिए कहाँ से स्टार्ट है कैलकुलस पोर्शन, यहाँ कैलकुलस पोर्शन नाम दिया है, एनालिसिस ही है, अब टॉपिक मैच करेंगे सेम ही है, तो इसमें आप देखिए, और अगर डाउट होता है 11 से 12 डाउट क्लास है, वहाँ डिस्कस कीजिए, या अभी डिस्कस करना चाहें तो हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें, नहीं तो नेट का हम अलग से डाउट सेशन रख सकते हैं, आप कहेंगे तो नेट का अलग से डाउट सेशन रख के फिर हम लोग उसके PYQs और ये सब डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर हम जो हेल्प कर सकते हैं उसके लिए हम अवेलेबल है, तो आपको बताना है कि क्या हेल्प हम कर सकते हैं। बाकी हम आपको दोबारा लाइव भी करा सकते हैं एक बार फिर से नेट में, लेकिन अभी अर्जुना बैच के जो भी लेक्चर्स हैं वो आप उसका बेनिफिट लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो सब कुछ नेट में है,
है ना, चाहे वो रैंडम वेरिएबल टॉपिक हो, चाहे वो रीएनालिसिस टॉपिक हो, तो ये हेल्प करेगा, उससे कीजिए। फिर हम लोग क्योंकि इसलिए मैंने बैच का टारगेट 4 महीने का नहीं रखा, बाकी लोग क्या 40-50 हज़ार फीस लेते हैं नेट का और वो 4 महीने में पढ़ा देते हैं, तो मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाते, तो मैं फर्स्ट टाइम चूंकि स्टार्ट कर रहा हूँ नेट का बैच, तो हमने 1 साल का टाइम लिया। अभी स्टार्ट किया हमने 1 अगस्त को, हमने कहा 25 जून तक हम लोग, मतलब अगर जून एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, तो इसका हमने प्रॉमिस किया कि ये कर देंगे। बाकी दिसंबर आप टारगेट कर रहे हैं तो दिसंबर में भी दीजिए, एनालिसिस पोर्शन हो गया है इसमें, इसका हेल्प लीजिए। लिनियर अलजेब्रा भी कर रहे हैं, हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल ऑलरेडी हो चुका है, पिछले साल के गेट के लेक्चर्स हैं, आप वो देखिए, वो भी एक्सेस हैं आप लोगों को, तो वहां से हेल्प लीजिए। बाकी क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज पूरा सॉल्व कीजिए, रिपीटेडली सॉल्व कीजिए, 10 बार 20 बार 50 बार सॉल्व कीजिए नेट के। अगर आप घर पे सारे पीवाईक्यू अच्छे से कर पाएंगे तो एग्जाम में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा, है ना, तो उस पर आप फोकस कीजिए। आप बताइए हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये है, ठीक है। मेहनत आपको करने हैं, बाकी अभी रिकॉर्डेड कोर्स जो भी रिकॉर्डेड में हो चुका है, तो आप वहाँ से उसको कंप्लीट कीजिए एक्स्ट्रा टाइम लेके। और बाकी यहाँ पे बाद में अगर नहीं हो पाया दिसंबर से पहले, तो उसके बाद भी जो भी चीज़ें रह गई होंगी, जो लाइव में नहीं हुआ होगा नेट में, तो लाइव में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर गुड इवनिंग सर। जी जी जी, सौरभ बताइए। सर सॉरी संतोष, या सर यूनिट 4 syllabus is covered within December. Unit 4 sir, Cat 6 portion for CSR. यूनिट 4 ऑफ CSR नेट, यस Yes sir, is covered between December sir, August and December. by December, yes we can do. I Yes think sir. the extra topic I will tell parallelly, we can have 2 times. Then Pawan sir will take classes for other topics which are not in gate, but I think by December it will be completed. Yes, unit 4 will be completed by December, and even By unit 1 December भी हो unit जाएगा, 4. जो पूछ रहे थे ना, सो यूनिट 1 भी आपका हो जाएगा दिसंबर तक, जो यूनिट 1 का भी सिलेबस लाइव में हो जाएगा और 4 का भी हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आगे, है ना, बीच के जो टॉपिक्स हैं, इफ यू वांट टू डू, जो बीच के जैसे ओडी पीडी ये सब, तो ये सब भी हमारे पास मैं फैकल्टी हायर करके हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। जो बाकी कोचिंग से पढ़ाते हैं, जो बड़े रिप्यूटेड कोचिंग से, वो हमारे दोस्त लोग हैं जो पढ़ाते हैं वहाँ पे, हम भी कभी वहाँ पढ़ाते थे, तो वैसे ही है, तो ठीक है। सो यस, Yes sir. वी विल कंप्लीट, या Thank you sir. या तो ओके लेट्स स्टार्ट। चलिए मैं वेक्टर स्पेस से स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ तो सब स्पेस से स्टार्ट किया हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। सो या पहले मैट्रिक्स थ्योरी स्टार्ट करें। सो यू नो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वी हैव ऑलरेडी डन इन, है ना, लोअर क्लासेस, जो आपके बेसिक्स 11th 12th एंड BSc, जो लोग MSc कर चुके हैं उन लोग MSc में भी पढ़े होंगे लीनियर अलजेब्रा बहुत डिटेल में, तो वहाँ पे आपने कवर किया होगा। लेकिन फिर से याद रखिए, एंट्रेंस प्रिपरेशन के दौरान प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। आपने BSc में MSc में भी आपने बुक्स पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स किए हैं, थ्योरीज पढ़े हैं, थ्योरम्स पढ़े हैं, वो सब अब आप यूज़ कीजिए टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एग्जाम में आते हैं प्रॉब्लम्स, तो आपको PYQ सॉल्व करने होंगे, PYQ जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। सो दिस शुड बी द पर्पस। ओके, सो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज, अच्छा मैं बुक कौन सा फॉलो करूँगा, तो कई सारे रेफरेंसेस हैं, सो दैट वी कैन टेक, है ना, एज वन ऑफ द रेफरेंस। बट ये अभी मैं तत्काल ये बुक मैं देख रहा हूँ, सो ये दिस इज द लीनियर अलजेब्रा बाय स्टीफन, है ना। सो H. फ्रेजबर्ग वाली बुक है, मैं नाम लिख देता हूँ सो दैट आई विल बी। बट अगेन देखो, ये सब बुक्स CSIR नेट के लिए नहीं लिखी गई हैं, इसमें कंटेंट्स हैं आपको समझाने के लिए, डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं समझाने के लिए। लेकिन एग्जाम में नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में इस बेसिस में नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको अपने मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको उस लेवल पे आना होगा, सो दैट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको आसान लगे, ठीक है। चलिए तो मैं इसका भी नाम लिख देता हूँ, सो दैट देयर आर मेनी गुड बुक्स, है ना। गिलबर्ट स्टैंज के है लीनियर अलजेब्रा, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से लिखा हुआ है उन्होंने। फिर ये जैसे फ्रिजबर्ग वाली है, तो मैं अभी इसको देखता हूँ। सो ये जो है ना, पहला ऑथर है SH फ्रिजबर्ग, जो दूसरा ऑथर है इसमें एंड तीसरा ऑथर है
LE Spence, ठीक है। बाकी दूसरी बुक अगर आप चाहे तो आसान लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, गिलबर्ट स्ट्रेंज का आई थिंक लीनियर अलजेब्रा ही हेडिंग है। सो लीनियर बाय गिलबर्ट स्ट्रेंज, ये MIT में प्रोफेसर थे, अभी कुछ साल पहले रिटायर हुए, एक लास्ट ईयर रिटायर हुए ना शायद। तो इनका ये बुक बहुत सही है, तो ये भी आप देख यस सर, सकते हैं। अभी वो 82 इयर्स ओल्ड है। हाँ, और वो काफ़ी Yes. है ना, बहुत साल उन्होंने 60 साल उन्होंने पढ़ाए हैं MIT में, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस 60 साल का उनका है वहाँ पे। सो इस तरह से है। चलिए, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें इसमें? देखिए पहले तो सर वो सब स्पेस है लिनियरली इंडिपेंडेंट, वो तो वेक्टर का टॉपिक है ना, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का जी। वेक्टर स्पेस, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन बताइए कोई, यहीं से स्टॉप से ही स्टार्ट कर लेते हैं, यही वाले एक एक करके 1 बाय 1 इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग वेक्टर स्पेस, हालांकि सब स्पेस से स्टार्ट कर रहा है, बट Rn इज अ वेक्टर स्पेस, Cn इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। सो दिस Rn इज अ वेक्टर स्पेस एंड Cn इज आल्सो वेक्टर स्पेस। तो इसे सब स्पेसेस से स्टार्ट कर रहा है, ये है ना, लिखा नहीं है। तो जनरली वही चेक करना होता है सब स्पेस है या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, यू नीड टू चेक कि सब स्पेस है या नहीं है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं वेक्टर स्पेस का, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वेक्टर स्पेस चेक करना है, मेनली सब स्पेस चेक करने हैं। सो यू नीड टू चेक सब स्पेस, ठीक है। सो एक बार फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग कि वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या है, कोई बताइए जिनको आइडिया है। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस? हाउ डू वी डिफाइन वेक्टर स्पेसेस? कोई भी ट्राई करो। वेक्टर स्पेसेस है ना, एक तो लोअर क्लास में हाँ Cartesian product of two sets where the elements or vectors of that set has two operations, plus and scalar multiplication. लेकिन आगे कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि सारे ऑपरेशन जरूरी नहीं वेक्टर स्पेस होंगे। जैसे आप ये कह रहे हैं कि वेक्टर स्पेस इज अ सेट विथ टू ऑपरेशंस, वेक्टर स्पेस इज अ सेट वी विथ टू ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये ऑपरेशन डिपेंड करेगा वी सेट कैसा है। अगर मान लीजिए वी है सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो यहाँ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस होगा। मीनिंग अगर वी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है तो फिर एडिशन सम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा टाइम, है ना, टाइम्स दैट पॉलिनोमियल। फिर वी में फंक्शंस आ सकता है, तो एडिशन सम ऑफ फंक्शन हो गया, देन आपका वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब डिपेंड करता है कि वी सेट कौन सा सेट है उसके अकॉर्डिंग। सो है ना, सो दिस इज अ वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी हम उस सेट को विथ टू ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वेक्टर स्पेस हो पाएगा। सो व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस? So it should be closed under addition, means so v1 plus v2 must belong to v for all v1 belong to v and v2 belong to v. So this is called now, so set v is closed under addition या closure properties है ना इसको बोलते हैं। so v should be closed under addition। second क्या है, अभी पहले एडिशन के लिए सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूं। then v1 plus Associated. v2 plus v3, v1 plus v2 plus v3. So here is a bracket on v1 v2 and is a bracket on v2 v3. Okay, so this is called associative law. So elements of set B must satisfy associative rule. So this is associative rule, so that must satisfy associative rule, है ना। फॉर ऑल आगे नहीं भी लिख रहा हूं स्टिल, है ना, मीनिंग इज फॉर ऑल v1 v2 v3 बिलोंग्स टू v। ओके,
जो थर्ड Sir, कंडीशन, commutative property. हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो So identity. हाँ 1 बाय 1 लिखते हैं ना, जो लोग Identity. मैथ्स बैकग्राउंड के हैं ग्रुप की सारी कंडीशन अबेलियन ग्रुप स्पेसिफाई करेगा। सो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, सो लाइक देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1। सो 1 यहाँ लिखा रहेगा, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली। सो ई लिख सकते हो आप, अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़े होंगे लोअर क्लास में, जो आप लोगों से 11 12 पढ़ाते होंगे, स्पेशली एनसीईआरटी में एक टॉपिक है ना बाइनरी ऑपरेशंस। सो बाइनरी ऑपरेशन के है ना, ये जो है V इज अ बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे तो एडिशन एक ऑपरेशन है, सो V एक सेट है, सो एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि, कहने का मतलब ये है कि वहाँ था कि A क्रॉस A टू A होने चाहिए, यहाँ पे है कि आपके पास, ठीक है फाइन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन V सच दैट, अच्छा तो यहाँ पे 0 लेंगे हम क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं, सो विल कंसीडर 0। सो यहाँ आएगा 0 प्लस V बराबर V प्लस 0 बराबर V। सो 0 इज नॉट एक्चुअली 0, 0 इज 0 एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर R स्क्वायर है V हमारा, तो वहाँ ऑर्डर पेयर 0 0 आपका 0 है। अगर मैट्रिक्स है V हमारा, सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो वहाँ पे 0 हमारा 0 मैट्रिक्स होगा। अगर पॉलिनोमियल है तो 0 पॉलिनोमियल है। V सेट ऑफ फंक्शंस हैं, तो वहाँ पे 0 फंक्शन होगा। So in that way, है ना, it's not exact always the number 0. It's a 0 element in that set, and it varies from set to set. वो set क्या है उसके according इसकी meaning रहेगी। So identity should exist for all V belongs to V. Fourth is so addition है ना, closed Inverse element. inverse elements. So there exist, है ना, यहाँ पे ऐसे लिखो for all V belongs to V there exists minus V, है ना, belongs to V such that V plus minus V or minus V plus V, this should be equal to identity element 0. So for any V belongs to capital V, है ना, capital V is a set, small v is element in that set. So for all V belongs to V, there exists minus V belongs to V such that V plus minus V is equal to minus V plus V is equal to 0. And next commutative, जो भी बता रहे थे, V2 plus V1, है ना, so this should hold for all V1 and V2 belongs to capital V. So ये addition के लिए हो गया, closed, associative, identity, inverse, commutative। ठीक है, आगे और क्या कंडीशन आएगा, सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना। सो अगली कंडीशन अगर लिखूं मैं 6, सो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो छठा अगर लिखूं, हालांकि ये ऑब्वियस है व्हेन वी से V इज अ ऑपरेशन, बट स्टिल मैं लिख रहा हूं। सो यहाँ पे होगा अल्फा इंटू V शुड बिलोंग टू V फॉर ऑल। अच्छा अब यहाँ पे एक वर्ड आता है फील्ड, सो व्हाट फील्ड यू विल चूज, है ना। सो फील्ड, फिर से मैं फील्ड का डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, बहुत वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। फील्ड यहाँ पे ये है कि एक सेट है जिसमें से आप कांस्टेंट चूज करोगे। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल फील्ड उसको बोलते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी और भी डिफरेंट टाइप के फील्ड्स हैं, रैशनल नंबर्स इस तरह से बनाते हैं रैशनल फील्ड। तो ऐसा है, तो मेनली जो हमारे वेक्टर स्पेस में यूज होता है, दो फील्ड मोस्टली यूज होता है जो लिखा रहता है, एक तो आर होगा या सी होगा। आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर, सी में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अभी मैं रियल फील्ड पे अगर लिखूं वेक्टर स्पेस ओवर रियल फील्ड, तो मैं लिखना पड़ेगा मुझे अल्फा बिलोंग्स टू आर। अगर मैं कॉम्प्लेक्स फील्ड पे ही बात कर रहा हूं तो सी लिखना पड़ेगा। अगर इन जनरल फील्ड पे बात कर रहे हैं तो एफ लिखना पड़ेगा। सो ये फिर से फील्ड एक, क्योंकि आप डेफिनेशन देख सकते हैं मैथमेटिकल, उसके भी डेफिनेशन है, कुछ कंडीशंस हैं, वो भी एक सेट है जिसमें स्केलर बिलोंग करते हैं। सेट ऑफ स्केलर समझ सकते हैं आप कि द सेट इन विच स्केलर्स बिलोंग्स, तो स्केलर जहाँ जिस सेट से आप ले रहे हैं तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया है कि किस सेट को आप फील्ड बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, उसके डेफिनेशंस आप देखेंगे तो पता चलेगा। क्योंकि मैं उधर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना नहीं चाह रहा फील्ड को, तो अभी आपको फील्ड समझना है कि फील्ड एक सेट है जिसमें से स्केलर बिलोंग करेगा। स्केलर जो आप लेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं अल्फा इंटू वी, तो अल्फा इज अ स्केलर, स्केलर मतलब कॉन्स्टेंट, तो वी अल्फा किसी न किसी सेट से आएगा, सो दैट सेट इज फील्ड एक्चुअली। ठीक है, मोस्टली आर या सी होगा।
V वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस वेरीज करता है जो भी डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग. सो अल्फा बिलोंग्स टू F एंड V बिलोंग्स टू V. तो ये हो गया क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये प्रॉपर्टी है. दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इससे आ जाएगा. आगे आइडेंटिटी एलिमेंट होने चाहिए, है ना. सो देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन V. अब यहाँ वन मतलब इट्स नॉट नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन सेट अगेन. अगर V इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस तो वन इज एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स तो वन, वहां पे एक नंबर होगा वन. अगर कोई और ले लो आप, है ना, सेट ऑफ फंक्शंस तो वन fx बराबर है ना वन कांस्टेंट फंक्शन. सो लाइक दैट यू कैन टेक. सो वन बिलोंग्स टू V such that 1 into V into 1 it should be equal to V. So existence of यहाँ पे हो गया अच्छा वन यहाँ पे क्या होने चाहिए, वन शुड बी, आई थिंक नहीं, वन शुड बी फ्रॉम स्केलर, राइट. सो वन शुड बी स्केलर, नॉट दिस. सो वन इज फ्रॉम स्केलर एक्चुअली. सो आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम द स्केलर यू हैव टू टेक, नॉट दैट, है ना, बिकॉज हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं ना. So we are considering scalar multiplication, not the multiplication from the set. So scalar multiplication ले रहे हैं. So that one is the scalar from that identity element from that field. So that should satisfy this condition. ठीक है ना. So ऐसे होने चाहिए. Next और क्या condition है? 8th. What is next condition? Distributive laws. Distributive law. हाँ. So ये distributive law follow करेगा. सो यहाँ पे एक तो और कंडीशन लाइक a इंटू बी इंटू एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू एक्स. मतलब यहाँ पे क्या है कि ए बी स्केलर्स हैं, तो यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी आर स्केलर्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू फील्ड, अभी फील्ड लिख रहा हूँ, b बिलोंग्स टू फील्ड एंड x की जगह v लिख देता हूँ. सो x लिखने के बजाय यू राइट इट v. सो यहाँ है a into BV is equal to AB into V, like this. है ना. So AB एक साथ है, AB into V समझ सकते हैं आप. But AB are scalars. So AB are scalar, V is element from vector. So V is element from vector. This and अब रह गया distributive law, है ना. So now we have distributive law. So distributive law कहता है, अब यहाँ में 10 कंडीशन कर दिया है. बुक में जनरली बुक में 8 कंडीशंस होंगी. सो 2 कंडीशंस हमने यहाँ पर लिखे हैं, एक तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि ऑब्वियस कंडीशन है. व्हेन यू से कि V इज अ सेट डिफाइंड ऑन 2 ऑपरेशंस, सो यू बाय डिफॉल्ट यू से कि इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो फिर मैंने उसको अलग से लिखा है, दैट शुड बी देयर. सो वही हम चेक करते हैं सब स्पेस होने के लिए, है ना, वी चेक दैट ओनली. तो यहाँ पे आएगा अब स्केलर. तो एसोसिएटिव में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है a या अल्फा, यू कैन टेक अल्फा. सो और a यू कैन टेक अल्फा इंटू v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फा v1 प्लस अल्फा v2. या दूसरा हो सकता है कि यहाँ अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, a प्लस बी इंटू एक्स, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, यही है जी. सो ऐसा आ जाएगा. एंड अदर वे ऑल्सो होगा, तो आप इसको अदर वे भी लिख सकते हैं. सो यू कैन राइट अदर वे ऑल्सो. सो दीज आर द कंडीशंस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अ वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना. आगे फॉर ऑल, अच्छा फिर से एक्स लिख दिया, तो मैं इसको v लिख देता हूँ. a टाइम v प्लस b टाइम v. ओके, बट वी डोंट नीड टू चेक कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना. आता है सब स्पेस चेक करना, तो उसके लिए बस 3 कंडीशन आपको देखने हैं, मेनली 2 ही इंपॉर्टेंट है, बट ये है. सो दिस इज, है ना, सम एग्जांपल यू कैन टेक. सो कुछ बताओ एग्जांपल, जैसे के लिए, है ना, एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेसेस वी कैन टेक r रेज टू पावर n. n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, है ना. सो एक सबसे सिंपल एग्जांपल है r रेज टू n. n is any natural number, so r square, r cube, r4, any set we can take. so यहाँ से अगर आप कंसीडर कर, चलो मैं इधर लिखता हूँ. so like when we say for example r square,
सो आर स्क्वायर इज द सेट लाइक इफ यू वांट टू राइट ऐसा लिख दो x1 कॉमा x2 या v1 कॉमा v2 एंड सब x1 x2 लिख लो a और x कॉमा y you can take, so let's say x comma y such that x is real number and y is real number. So this you know already. So this is the vector space. अभी मैं field यहाँ पे r ले रहा हूँ. जब field लिखूंगा so mostly we'll consider field as r real field. मतलब scalars होंगे real numbers होंगे. So v is r square. So यहाँ x comma y and x is real number, y is real number. F is r. So अगर मुझे दिखाना है so you can simply so set with two operations addition and scalar multiplication. so यहाँ से आप लिखोगे so addition क्या होगा, let's say v1 I defined x1 y1 and v2 I assume है ना define x2 y2. so addition means so it is a two tuple. अगर आप rn लेते तो n tuple होता, so order pair है. so simply addition is simple x1 plus x2 component wise addition and y1 plus y2 इस तरह से. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अल्फा टाइम लेट्स से v1 या v ले लो, v1 ले सकते हो. सो ये हो जाएगा अल्फा x1 एंड अल्फा y1, ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, सो दिस विल बी द कंडीशन. सो दिस इज द एडिशन जो हमने डिफाइन किया बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस v and this is the scalar multiplication. ठीक है, अब बाकी you can check. so it will satisfy all conditions. sum of two order pair will always be order pair. पहला condition done. second condition is it should be associative, so you check it will satisfy associative property. then third was identity element, so here identity element is 0 0. then है ना, so v plus है ना, v you can take in general if you want to take some v, so you may take x comma y. so this is the v, so it will satisfy 0 plus v plus 0 is v only. and then commutative v1 plus v2 is v2 plus v1. inverse, so v has inverse minus v, just opposite sign ले लो आप, so that will satisfy this condition. and बाकी है ना जो कंडीशन था नेक्स्ट कि ये 4 हो गए, 5 पहले 5 कंडीशन. अल्फा इंटू वी शुड बी देयर, सो यू मल्टीप्लाई इट विथ एनी रियल नंबर. किसी ऑर्डर पेयर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, स्टिल वही रहेगा. सो यहाँ रियल फील्ड की हम बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड ले लेंगे तो फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, है ना. इफ आई कंसीडर फील्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्रॉब्लम क्या होगी, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, दैट विल नॉट बिलोंग टू दिस सेट, सो देन इट विल नॉट बी अ वेक्टर स्पेस. तो यहाँ रियल फील्ड है, इसीलिए ये कंडीशन होल्ड कर रहा है. दिस कंडीशन इज ट्रू, अल्फा इनटू v बिलोंग्स टू v, बिकॉज अल्फा इज रियल नंबर तभी ट्रू होगा. इफ इट इज कॉम्प्लेक्स देन इट विल नॉट बी अ वेक्टर स्पेस. ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे 1 इंटू वी इज v इंटू 1 इज v. सो जो हमने फील्ड लिया है r, तो उसमें 1 को v से मल्टीप्लाई करो किसी भी ऑर्डर पेयर को, वही आएगा. देन a इंटू b, यू टेक टू एलिमेंट एनी टू रियल नंबर्स a b, सो a इंटू बी वी बराबर a b इंटू v आएगा. अगेन अल्फा इज अ रियल नंबर, v1 v2 आर एलिमेंट ऑफ दिस, so it will satisfy this condition. तो ये obvious condition है. so mainly जो important conditions आगे हम देखेंगे वो एक तो ये रहेगा और एक ये रहेगा, है ना, आगे सबस्पेस होने के लिए. तो जनरली हम अगर बात करें so इस पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. so let's define subspace, है ना. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं लिखूं, जैसे अभी लिख रहा था, दिस वाज वन एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है v, सो v प्लस डॉट, है ना, ये चलो ऑपरेशन तो खुद डिफाइन कर लोगे. जैसे ये हो गया. और एग्जाम्पल हो सकता है कि v जैसे उसने बता रखा है cn, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर. अब cn है, सो विथ रियल वेक्टर्स, ये जो cn मैं v डिफाइन कर रहा हूँ, तो यू टेक फील्ड एज अ रियल नंबर देन स्टिल इट इज अ वेक्टर स्पेस. फील्ड आप कॉम्प्लेक्स नंबर लो तब भी ये वेक्टर स्पेस होगा, बट यहाँ पे अगर फील्ड आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे तो ये वेक्टर स्पेस नहीं रहेगा. ठीक है, तो रियल फील्ड के लिए ही वेक्टर स्पेस होगा, बिकॉज उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए. इट शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज वेल. सो उससे आ जाएगा. आगे अगर आप डिस्कस करेंगे, मैं अगर और एग्जांपल लिखूं,
कि जैसे वी ले लेता हूं सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, एन कोई फिक्स नंबर है, सो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, so that will be a vector space. Set of all n cross n matrices, वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा. तो उस तरह से आपको बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग. सेट ऑफ ऑल फंक्शन दैट पासेस थ्रू 0 0 0, वही बना देगा वेक्टर स्पेस इस तरह से. हाँ, इसमें क्या बोल रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस. जस्ट बेसिक एग्जांपल लिख रहा हूँ. वी set of all polynomials of degree, अब एग्जांपल के लिए एटमोस 2 ले लो, एटमोस 3, एटमोस 4, एटमोस 5, एनीथिंग यू कैन टेक. एग्जांपल से कुछ ये हो जाएगा वी सेट ऑफ फंक्शंस दैट पासेस थ्रू ओरिजिन, ऐसा लीजिए. तो ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, इसको प्रूव कर सकते हैं ना. सो इस तरह से है. तो मेनली हमें जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है सब स्पेस, है ना. जो इंपॉर्टेंट वो क्या है, सब स्पेस. सो आइए सब स्पेस डिफाइन करते हैं. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस, कोई बताइए. सो सब स्पेस को डिफाइन कैसे करेंगे आप, डेफिनेशन क्या है इसका. जैसे सब सेट होता है ना, एक सेट है फिर सबसेट आता है, सो कहीं ना कहीं उससे ही रिलेशन है इसका सब स्पेस का. सो कैसे डिफाइन करेंगे. W अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है और वेक्टर स्पेस V में, तो उसको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. अल्फा, वो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अल्फा बिलोंग्स टू W, बीटा बिलोंग्स टू W, implies अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W. एंड दूसरा प्रॉपर्टी है C बिलोंग्स टू F फील्ड, एंड अल्फा बिलोंग्स टू W, दैट C अल्फा बिलोंग्स टू W. तो ये तो आपने थ्योरम बताए जो सब स्पेस होने के लिए चाहिए. अब सही बताया आपने, इट इज राइट, बट इट इज अ थ्योरम कि व्हेन शुड वी डिसाइड और हाउ शुड वी डिसाइड दैट अ सबसेट इज अ सबस्पेस और नॉट. बट डेफिनेशन क्या है, मतलब Sir, हाँ. The a intersection of non-empty two subspace of a vector space V over a field F is a subspace of V. ओके तो ये फिर से आप थ्योरम बता रहे हैं. तो ये यूनियन के लिए है, इंटरसेक्शन तो हमेशा सबस्पेस होगा. टू सबस्पेस का इंटरसेक्शन हमेशा एक सबस्पेस होगा, बट यूनियन सबस्पेस तभी एक दूसरे में कंटेंट होंगे. हाँ, कोई एक. a non-empty set, a subset of a vector space in which all linear combinations of a vector remains in that subset. ओके तो ये स्पैन नहीं हो गया. तो यहाँ भी हालांकि वी नॉन एम्प्टी होगा वरना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना. तो यहाँ भी हमने जो लिखा है सो दैट वी शुड बी नॉन एम्प्टी, यहाँ वी एम्प्टी नहीं ले सकते हैं ना. सो हियर आल्सो इज वी इज नॉन एम्प्टी सेट. वेक्टर स्पेस जो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा. ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं. देखिए सो ऐसा है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस. ठीक है ना. यहाँ फील्ड अभी हम कॉमन रखते हैं आर, सो वरना लिख सकते ओवर अ फील्ड एफ, ऐसा चलेगा. सो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस. ठीक है, सो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड W कोई सबसेट है V का, मान लीजिए. ठीक है, सो V इज अ वेक्टर स्पेस एंड W इज अ सबसेट ऑफ V. तो देखो आपने बताया ठीक है, बट डेफिनेशन अगर आप बुक में देखोगे सो व्हाट दे राइट, क्योंकि मैं भी जो बता रहा हूँ बुक से ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं मैंने कुछ डेफिनेशन बनाए हैं. सो इट इज रिटन इन द बुक बट वी डोंट, है ना, हम ध्यान नहीं देते वहाँ पे. हमें सिर्फ वो पता होता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट डेफिनेशन हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते. सो अगर आप देखेंगे बुक में, आप चेक कर सकते हैं किसी भी लिनियर जगह बुक में, वहाँ लिखा होगा कि अ सबसेट W of V is subspace of V if and only if, बाकी वो भी ठीक है. W is itself a vector space, itself a vector space with respect to same addition and scalar multiplication ना, same operation. या मैं ऐसा लिखता कि VW है ना, सन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन.
मतलब ये है कि अगर V वेक्टर स्पेस है और W कोई सबसेट है तो उसको सबस्पेस तब बोलेंगे कि वो सबसेट है, स्टिल इट इज अ वेक्टर स्पेस। मतलब वो W उन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो V सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। सो मतलब ये जो हमने डेफिनेशन लिखे हैं V के लिए, सो एक सबसेट, अ सबसेट ऑफ V is said to be a subspace if that सबसेट also satisfy all these conditions, तो हम बोलेंगे वो सबस्पेस है एक्चुअली। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हुआ। आगे वो थ्योरम है कि हाउ टू चेक वेदर इट इज अ सबस्पेस और नॉट। तो इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारे जो थ्योरम्स हैं वो हेल्प करता है कि इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना। सो दैट थ्योरम सेज, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या कहा है कि हमने सिंपल ये कहा है कि दैट इज कि V प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस, ये बता रखा है, एंड W कोई सबसेट है V का, देन W is subspace of V if and only if W plus dot same operation जो एडिशन स्केलर मल्टी यहाँ पे वही, this is also a vector space, this is also a vector space। so ये सिंपल डेफिनेशन है, सब स्पेस का डेफिनेशन है। बाकी थ्योरम्स यू नो, सो थ्योरम के लिए क्या कंडीशन है, सो थ्योरम इज सर वो प्रीवियस स्लाइड जी, सो हो गया सर। ओके फील्ड भी कॉमन होगा, ठीक है ना। हम लोग जो फील्ड लिख रहे हैं उसी फील्ड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो फील्ड इज ऑल्सो कॉमन, तो फील्ड में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आर लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो फील्ड इज आर, अदरवाइज फील्ड इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है। जो भी फील्ड रहेगा फील्ड इज ऑल्सो कॉमन। थ्योरम क्या है कि फिर से वही थ्योरम अगर लिखूं मैं कि लेट W ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन विल राइट जो पहली कंडीशन है, हालांकि ये बहुत जरूरी नहीं है, मतलब ये ऑब्वियसली आ जाएगा। सो मेनली जैसे लिखते हैं कई बार हमें चेक करने के लिए, बट ये थर्ड पार्ट से खुद ही उसमें आ जाएगा, मतलब लाइक कहना ये मतलब है। तो पहली कंडीशन ये कह रहा है कि जीरो वेक्टर मस्ट बी इन W, जीरो वेक्टर मस्ट बी इन W। सो W में जीरो वेक्टर तो होने ही चाहिए। दूसरे कंडीशन है कि W1 plus W must be in W for all W1 belongs to W and W2 belongs to W। थर्ड कंडीशन है अल्फा एंड, अगर मैं फील्ड फिक्स कर दूं, है ना, इफ आई से ओवर अ फील्ड F, वरना मैं बोल रहा हूँ कि रियल फील्ड ले लेते हैं, अदरवाइज यू कैन डिफाइन पर्टिकुलर फील्ड। सो अभी मैं फील्ड F के रेस्पेक्ट में ही बात कर सकते हैं हम लोग, तो फील्ड हम F फिक्स कर सकते हैं। सो ओवर अ फील्ड F, ठीक है। हेयर फील्ड इज कॉमन, मैं अगर बोल रहा हूँ वेक्टर स्पेस तो बुक में आप देखोगे ऐसा लिखा रहेगा ओवर फील्ड F, ठीक है। सो आप फील्ड कॉमन रहेगा, तो इसे मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो फील्ड इज रियल फील्ड बोलता है तो R है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो C है, इसके अलावा कुछ और भी फील्ड हो सकता है। सो W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W फॉर ऑल W1 बिलोंग्स टू दिस। तीसरा होगा अल्फा टाइम W बिलोंग्स टू W या W1 बिलोंग्स W फॉर ऑल अल्फा। अब फील्ड आप देख लो क्या फिक्स करना चाहते हो, है ना। इफ यू वांट टू राइट फील्ड F, सो ये है, और अदरवाइज R ले सकते हो, W1 बिलोंग्स टू W, ये चीजें होगा।
सो यू मे ऐड, है ना। सो हम लोग बाय डिफॉल्ट फील्ड को एफ लिख रहे हैं, नहीं मतलब यहाँ लिखा नहीं हूँ मैं, बट लिख सकते हो आप चाहो तो, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, देन W इज अ सब स्पेस ओवर फील्ड एफ, इफ एंड ओनली। सो यहाँ फील्ड भी कॉमन होगा, जो V के रेस्पेक्ट में फील्ड है वही W के रेस्पेक्ट में फील्ड होगा, सो इट हैज टू बी कॉमन। ठीक है। तो आपको बस ये कंडीशन चेक करना, देखो इसी में अगर अल्फा को मैं 0 ले लूँ, जैसे हमने कहा फील्ड है तो फील्ड में भी 0 होगा ही, सो अल्फा को अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये यही वाली कंडीशन नहीं आ जाएगी। सो मतलब ये है कि दूसरा तीसरा ही काफी है ना। सो ओनली कंडीशन 2 and 3 आर इनफ और सफिशिएंट टू से इट इज सबस्पेस। बट कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं ना। सो वी हैव टू सी दैट 0 वेक्टर मस्ट बी देयर, एंड सेकेंड थिंग सम ऑफ एनी 2 एलिमेंट ऑफ W मस्ट बी इन द सेम सेट, एंड अगला है कि अल्फा इंटू W1 मस्ट बिलोंग टू दिस वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड। अब फील्ड जो भी आप फिक्स करो, है ना, फील्ड क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फील्ड आर कॉल्ड स्केलर्स और कांस्टेंट, जो भी फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो स्केलर्स हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर होगा। तो मैं यहाँ से असाइनमेंट, ये ड्राइव का एक्सेस है आप लोगों को, सो यू कैन सी देयर। सो इसमें जो भी लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन फोल्डर है आप वहां जाके देख सकते हैं। बाकी ये सब मैट्रिक्स डिटरमाइन रैंक यू कैन ट्राई। अभी हम लोग सीधा वेक्टर स्पेस से स्टार्ट किए, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो ये कंटेंट थोड़ी बेसिक लेक्चर्स के हैं, बट इट विल हेल्प यू, ठीक है ना। बाकी नेट गेट में भी इस तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे, PYQ देखेंगे हम लोग। सो CSIR नेट का भी PYQ ऑलरेडी है आप उसमें ड्राइव में, आप वो ट्राई कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। मैं भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अभी। तो अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। थोड़े मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ, है ना। जैसे अब ये देखिए, तो सिंपली ये आपके पास 4 ऑप्शंस दे रहा है, पूछ रहा है कौन कौन सा सबस्पेस है बताओ। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आप चेक कीजिए। सो क्वेश्चन इज कि यहां पे आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है R², ठीक है ना, ये बोल रहा है ना। देन सबस्पेस ऑफ R² R, तो आपको बता रहा है कि वेक्टर स्पेस अगर R² है तो इसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सा सबस्पेस होगा, W X Y Z, इनमें से कौन कौन सा सबस्पेस है। आप चेक करके एक बार बताइएगा, डेफिनेशन समझ आया है तो यू चेक एंड टेल कि इन चारों में से कौन कौन सा सबस्पेस होगा, कौन सा नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। ट्राई कीजिए। सो फील्ड कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो यू अज्यूम फील्ड एज रियल फील्ड, ठीक है ना।
सो जो फील्ड है वो रियल फील्ड है, स्केलर विल कम फ्रॉम रियल नंबर्स। Y एंड Z बी आ रहा है। सो आप कह रहे हैं कि y एंड z क्या है, सबस्पेस है, बाकी नहीं है। Sir, X and Z. अच्छा देखिए अलग अलग आंसर आ रहा है, तो कुछ लोगों का YZ आ रहा है, कुछ लोगों का XZ आ रहा है। अच्छा तो सिमिलरली जैसे जो भी लोग नेट वाले स्पेशली हैं, तो आप जैम गेट नेट इन तीनों का PYQ उठाइए, ड्राइव में है। यू जस्ट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब स्पेसेस। और जो नहीं हो रहा है आप क्लास में डिस्कस करो या डाउट क्लास में डिस्कस करो, बट डिस्कस जरूर करो इफ यू वांट टू लर्न। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर ही लोगे, बट कुछ ही में डाउट आएगा, अगर वो नहीं पूछोगे तो फिर आप में इंप्रूवमेंट कैसे होगा। सो दैट यू नीड टू आज ग्रुप में पूछ लो, ग्रुप में पोस्ट कर दो, कोई बच्चा हेल्प कर देगा, डाउट फैकल्टी हेल्प कर देंगे, इस तरह से है। बट यू नीड टू ट्राई, ये सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। चलिए मैं ट्राई करता हूं, देखिए। सो इसमें क्या है कि आपको बोल रहा है कि कौन सा सबस्पेस है, कौन सा सबस्पेस नहीं है। तो सबस्पेस होने के लिए 3 कंडीशंस थे, ठीक। सो देयर वर 3 कंडीशंस हमने लिखा है। सो पहले पे आते हैं, तो जैसे ये W है ना, सो क्वेश्चन ये है कि ये सब R² के मेंबर हैं, और R² में जो 0 एलिमेंट है वो है 0,0, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि क्या 0 0 इसमें बिलोंग करते हैं, यस। 0 इंटू 0 0 हो रहा है, 0 बराबर 0, 0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये वाला कंडीशन तो सब में है अभी, ठीक है ना, देख लीजिए। सो 0 0 सब में है ना, पहला कंडीशन यही था कि 0 एलिमेंट शुड बी देयर, तो 0 एलिमेंट इन द वेक्टर स्पेस शुड बी देयर। सो यहाँ जो 0 एलिमेंट है वो ये, तो ये सब में है एक्चुअली। सेकेंड कंडीशन वाज कि इफ यू चूज एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम द सेट देयर सम मस्ट बी देयर। अगर कोई भी 2 एलिमेंट आप चूज करेंगे उस सेट में से, तो उसको ऐड करने पे जो आएगा वो उस सेट में होने चाहिए। तो अब चेक कीजिए क्या ऐसा होगा। लेट्स से अभी के लिए मैं अगर अज्यूम कर लूं कि जैसे 0 1, मैं पहला चेक कर रहा हूं W के लिए, ठीक है ना। सो मैं W के लिए बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट W, है ना। सो 0 0 बिलोंग्स टू W, यस। क्वेश्चन इज 0 1 एंड 1 0 बोथ बिलोंग्स टू W, यस और नो। कैसे चेक करेंगे, तो कंडीशन इज W कंटेन्स दोज पेयर्स XY फॉर विच X इंटू Y इज 0। तो हमने कहा 1 0 0 1, तो 0 इंटू 1 0, यस। 1 इंटू 0 0, यस, सेटिस्फाई कर रहा है। सो बोथ एलिमेंट आर इन W। अब क्या इनका सम इसमें होगा, इन दोनों को अगर ऐड कर लें आप, सो W1 W2 है, सपोज यू ऐड बोथ। सो व्हेन यू ऐड, तो एडिशन इन R² सिंपल कंपोनेंट वाइज एडिशन है। सो व्हेन यू ऐड ये हो जाएगा 1, 1। और क्या ये W में है, ये जो 1, 1 है, डू यू थिंक W में बिलोंग कर रहा है, यस और नो। सो बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन था कि X इंटू वाई शुड बी 0, बट यहाँ 1 इंटू 1 0 तो है ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है, 1 इंटू 1 0 नहीं है ना। सो दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस। तो सेकेंड कंडीशन फेल हो गया W में, है ना। देखो गलत दिखाने के लिए किसी को अगर मुझे प्रूव करना है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, सो 1 एग्जाम्पल इज इनफ टू से नो और फॉल्स स्टेटमेंट को, कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। यू जस्ट चूज 1 एग्जाम्पल जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो इनफ है उस स्टेटमेंट को फॉल्स कहने के लिए, ठीक है। सो मैंने एग्जाम्पल लिया अभी यहाँ पे, बट है ना, मिलियंस एग्जाम्पल विल नॉट बी इनफ टू से ट्रू, ठीक है। इवन 1 एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स, बट मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल विल नॉट बी इनफ टू से ट्रू। सो फॉल्स के लिए ठीक है ना। तो ट्रू स्टेटमेंट हैव प्रूफ्स, false statement have counter examples. So that's what I'm saying na, false statements have counter example. You give one counter example, it's enough to say it's false, but it's true, then you need to give proof. Okay, so आगे देखिए।
सो डब्ल्यू इज नॉट अ सब स्पेस, सो डब्ल्यू तो आउट हो गया रेस से। आते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है, तो जहां भी डब्ल्यू हो तो रेस से ऐसे ही आउट हो गया। नाउ कम टू एक्स, नेक्स्ट सबसेट है ना, तो एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। तो यहां से देखो, तो अब क्या करोगे आप, क्या 0 0 बिलोंग करता है एक्स में, सो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, यस, सो दैट्स फाइन। इफ आई चूज एनी टू एलिमेंट, तो क्या उसका सम उसमें होगा। तो अब मैं एग्जाम्पल नहीं लूंगा, एक्चुअली मेरे अंदर ये मुझे पता है सबस्पेस है, तो अगर आपको डाउट होता है तो यू ट्राई टू फाइंड एग्जाम्पल्स जो गलत कर दे, कि लाइक यू चूज वन पेयर x1 y1 जो x में है, x2 y2 जो x में है, देन यू ट्राई टू से सो दैट देयर सम विल नॉट बिलोंग टू दैट सेट। बट ऐसा एग्जाम्पल है ही नहीं, तो आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, है ना। अगर टू एलिमेंट्स यू विल चूज जो उसमें है, तो उसका सम उसमें होगा ही। चेक करते हैं कैसे। सो मैं इन जनरल लिख देता हूं, सो x1 कॉमा y1 एंड, सो मैं प्रूफ लिख रहा हूं एक्चुअली, x2 कॉमा y2 दे बिलोंग टू w, ठीक। सो x1 y1 एंड x2 y2 दोनों w में बिलोंग कर रहे, मैंने मान लिया। तो इसका क्या मतलब है, सो इसका मतलब है कि जो y1 होगा, है ना, तो सेकंड कंडीशन, यू चूज एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द सेट एंड देयर सम मस्ट बी देयर। तो अभी मैंने टू एलिमेंट चूज किए, x1 y1 x2 y2, नाउ आई नीड टू प्रूव देयर सम विल बी देयर। सो y1 इज 3x1 एंड y2 इज 3x2, यही है। सो y1 3x1 है और y2 हमारा 3x2 है। अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं, तो y1 प्लस y2 जो हो जाएगा वो 3 टाइम x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक। सो y1 प्लस y2 इज 3 टाइम x1 प्लस x2। अब ये क्या दिखाना चाह रहा है वहां से, आप देखिए ध्यान से। सो इट इम्प्लाइज दैट x1 कॉमा y1, या वैसे लिख लो, क्या लिखूं, x1 x2 प्लस, बाद में ना ऐड कर देंगे, अभी जस्ट ट्रीट इट एट वन एलिमेंट। तो ये पेयर जो है x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 बिलोंग्स टू x, इसको सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करोगे तो x1 y1 प्लस x2 y2, यही है, बिलोंग्स टू x। सो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि अगर टू एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है उसमें, तो उसका सम भी x में बिलोंग करेगा इस सेट में। थर्ड कंडीशन क्या था, कि यू चूज एनी रियल नंबर, देयर स्केलर मल्टीप्लिकल विल बिलोंग टू द सेम सेट। तीसरा ही कंडीशन है। द थर्ड कंडीशन इज कि you choose one scalar and one element and so that the product will belong to W, यही है। तो हम इसको दिखाते हैं। so यहां से क्या करेंगे आप, तो आप एलिमेंट चूज कर लो। सो अल्फा बिलोंग्स टू, अभी रियल फील्ड है या फील्ड कोई भी ले सकते हो आप, रियल फील्ड ले लिया, और यहां से ये रियल फील्ड पे बात कर रहा है एक्चुअली, नहीं लिखा है तो। और वी टेक एनी एलिमेंट x मान लो, x कॉमा y। सो अगर आप अल्फा इंटू, इफ यू फाइंड अल्फा इंटू x, तो क्या होगा, अल्फा x अल्फा y, और ये मान रहा हूँ कैपिटल x में है, तो इसका मतलब y बराबर 3x है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फा से। सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा y इज इक्वल टू 3 अल्फा x, एंड ये बता रहा है कि अल्फा x कॉमा अल्फा y which is alpha time xy belongs to x। हो गया प्रूफ। देखिए, तो जस्ट आपको कन्विंस होना है कि क्या हो रहा है। अल्फा रियल नंबर एक एक्स वाई, मैंने माना एक कैपिटल एक्स में है, सो y बराबर 3x है। अब इसको हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, सो अल्फा y बराबर 3 अल्फा x, है ना। सो अल्फा x अल्फा y, यहाँ से आ गया दिस। तो इसका मतलब x तो सबस्पेस है, ठीक। तो x सबस्पेस है, ये तो yz लिख रखा है ना, तो x तो है। अब बाकी आपको चेक करना है कि बाकी क्यों नहीं है। सो दिस इज अ सबस्पेस। y को चेक कर लेते हैं, सो y है या नहीं है। सो y को चेक करने के लिए है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ y बराबर प्लस माइनस एक्स टाइप का है ना,
y इज +6 और y इज -6। सो क्या लूंगा मैं यहाँ पे, लेट्स से सर जैसे ये आप, ऐसा हाँ ऐसा सा नहीं हो जाएगा यूनियन ऑफ x इक्वल्स टू y एंड x इक्वल्स टू -y, तो सर यूनियन सब स्पेस नहीं होता। नहीं होता, वो तब होता है जब एक दूसरे का सबसेट हो, तभी हो सकता है ना। मतलब V1 यूनियन, आगे लिखूंगा थ्योरम में, V1 यूनियन V2 will, या W1 यूनियन W2 will be a subspace if and only if W1 is subset of W2 और W2 is subset of W1। वैसे नहीं होता। हाँ, तो यूनियन तो मतलब अभी मुझे गलत दिखाना है तो काउंटर एग्जांपल से ही दिखा देते हैं। सो कोई एक काउंटर एग्जांपल ले लो जो सेटिस्फाई कर रहा हो इसको। लेट्स से मैं अभी के लिए 1 0 एंड 0 1 ले लिया, ठीक। नहीं 1 0 0 1 नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो, तो यू टेक 1 -1 चलेगा ना, ओके है, एंड -1 -1 चलेगा। तो देखो 1 -1 सेटिस्फाई करेगा, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 0, यस, -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, यस। अब क्या इसका सम, सो दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू y, दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू y। अब इनको ऐड करो, क्या इनका सम बिलोंग करेगा y में? यू ऐड बोथ एलिमेंट, ये मान लो y1 है और ये y2 है, यू ऐड y1 y2, सो y1 प्लस y2 जो होगा ये हो जाएगा 0, -2। विल इट बिलोंग टू, तो अगर इफ यू चूज एनी टू एलिमेंट फ्रॉम द सेट, सम मस्ट बिलोंग टू द सेम सेट। बट यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट, ये क्या बोलते हैं इसे, हिट एंड ट्रायल तरीका, ये आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि व्हाट एग्जांपल शुड आई टेक टू से फॉल्स, है ना, देख काउंटर एग्जांपल तो सोचना पड़ेगा। तो हमने ऐसे लिए कि गलत हो जाए, तो ये बहुत सारे एग्जांपल बनाओगे तो आपको क्लिक होगा कि हाँ ये तरीका है ढूंढने का। तो यहाँ से ऐड करो तो ये हो गया, और दिस डज नॉट बिलोंग, क्योंकि 0 स्क्वायर -2 स्क्वायर विल नॉट बी 0, ओके ना अभी तक। तो इसका मतलब है दिस डज नॉट बिलोंग टू वाई एंड दैट्स वाई इट इज नॉट अ सबस्पेस। तो ये भी नहीं था, ये है, ये नहीं है। अब यहाँ देखो ये जो कंडीशन लिखा है ना, तो जेड सेट इज नथिंग बट इट इज अ सिंगलटन सेट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 कब होगा? व्हेन एक्स स्क्वायर हैज टू बी 0 एंड वाई स्क्वायर हैज टू बी 0। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है और दो नॉन नेगेटिव नंबर का सम 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा दोनों को, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये एक सिंगलटन सेट है 0 0, तो इसको ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं, है ना। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो V इज आल्सो अ सबस्पेस एंड 0 0 हमेशा सबस्पेस होगा। दिस कॉल्ड ट्रिवियल सबस्पेसेस 0 0 एंड V। तो ये चेक कर लो 0 0 होना चाहिए, कोई दो एलिमेंट उठाओ, एक ही एलिमेंट है तो सम तो उसमें ही होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करो वो 0 0 वही होगा, तो ये सबस्पेस तो है। तो इसका मतलब x एंड z है, तो बाकी गलत हो गया। किसी को पूछना है आप में से कुछ पूछिए। सो इसमें किसी को एनी क्वेरी इफ यू हैव यू मे आस्क। अब ऐसे क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, ठीक है। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चन नेट का भी कराऊंगा अभी। सो असाइनमेंट तो है ही हमारे पास, सो मैं असाइनमेंट देख लेता हूँ ना। जब तो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अगर इसमें डाउट नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन गेट का नेट का भी लिख दूंगा। तो अभी आते हैं थ्योरम्स पे, आते हैं अभी जस्ट हम लोग। जैसे यहाँ पे आपको चेक करना है कि सिंपल ये जैम का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये जैम में भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब बताइए सोच के कौन सा सबस्पेस है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। ये कह रहा है V with the real vector space consist of all polynomial in one variable with real coefficients and having degree at most 6 together with 0 polynomial, which of the following is true। ये सेट आपको दे रखा है, सबसेट्स दे रखा है, यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा सबस्पेस है कौन सा नहीं है। विजिबल है या इसको मैं लिख के बता दूं आपको? आप लोग सोच के बताइए, मतलब मैं कुछ गेट और नेट के क्वेश्चंस लिखता हूं।
सर डी। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ ओके ओके थैंक यू। हाँ सो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, जैसे इन्होंने डी बताए। सो आपको चेक करना है कौन सा वेक्टर स्पेस सब स्पेस है ना, यही चेक करना है। सो वेक्टर स्पेस क्या है हमारे पास? सो वेक्टर स्पेस इज एक्चुअली all polynomials in one variable with real coefficient having degree at most 6. So at most 6 मतलब 0 polynomial, linear polynomial, quadratic, cubic, डिग्री 4 5 6, ये सारे polynomial का एक सेट है, ठीक है ना। सो यू कैन से इट इज लाइक, ऐसा लिख दूं मैं कि a1 प्लस a2 x प्लस ए, ऐसा है ना, a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस a4 a1 a2, ठीक है चलो रहने दो, या a0 से स्टार्ट कर सकते थे, a0 a1 a2 a3 a4 x4 a5 x5 प्लस a6 x6, इसका सेट है एक्चुअली, जहाँ पे क्या होगा, वेयर जो ai's हैं दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो जीरो भी हो सकते हैं, तो ai's आर रियल नंबर्स, ये कहना चाह रहा है। ऑल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट्स एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 6, ठीक है। तो अब हमें सबस्पेस चेक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेट ऑफ फंक्शंस और सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, ये हाफ लिख रखा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें ना लिखने में, अच्छा मैं ध्यान नहीं दिया ना, ये एफ होगा आई थिंक, एफ यहाँ पे एफ रहा होगा है ना, एफ वैल्यू, तो आप लोग पूछेंगे नहीं है ना। सो एफ 1/2 डज नॉट बिलोंग टू क्यू, तो हाँ हो तो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? लोग पूछ तो पा रहे हैं, पता नहीं कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है क्यों। तो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है तो फंक्शन एफ है या एफ डैश है पता नहीं, तो यहाँ तो मुझे है ना एफ डैश है, बाकी में एफ मिसिंग था, मुझे ऐसा लग रहा है एफ ही है। चलो सिंपली चेक करते हैं। मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ भी समझाने के लिए। ये कह रहा है कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसमें एफ 1/2 रैशनल्स नहीं है। तो सोचो एक ऐसा फंक्शन लो जहां पे रैशनल ना आए, तो क्या कर सकते हो आप? सो मुझे कौन सा दिखाना, क्या 0 0 से बिलोंग करेगा? सो 0 फंक्शन विल बिलोंग टू दैट, और 0 पॉलिनोमियल, तो 0 पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, fx इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x कुछ भी ले लो 0 है। तो क्वेश्चन है कि ये जो पॉलिनोमियल है, देयर आर 3 कंडीशंस टू चेक। पहला, 0 एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी देयर, क्योंकि ये सेट है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स का, तो यहाँ 0 एलिमेंट होगा 0 पॉलिनोमियल। सो क्या 0 पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहा है इस सेट में? तो अगर 0 पॉलिनोमियल इज दिस, तो मुझे चेक करना है कि दिस सेट बिलोंग्स टू विच ऑप्शन। पहला तो यही चेक करना होता है कि 0 वेक्टर, हर जो भी सबस्पेस है 0 वेक्टर मस्ट बी देयर, तो क्या 0 वेक्टर बिलोंग करेगा इसमें? सो आप अगर यहां से निकालेंगे एफ 1/2, सो वो भी 0 होगी, लेकिन ये कह रहा है रैशनल नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि दिस विल नॉट बिलोंग ना, क्योंकि ये तो 0 है, 0 रैशनल, वो कह रहा है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रैशनल्स नहीं हैं, तो ये तो गलत बोल रहा है, दिस इज नॉट अ सबस्पेस, क्योंकि सबस्पेस होने के लिए ये होना जरूरी है, बट दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट, क्योंकि एफ 1/2 भी 0 हो जाएगा जो कि रैशनल नंबर है, लेकिन ये कह रहा है इज नॉट रैशनल। सो एफ लगा हुआ था, ठीक है ना, वो बताया नहीं आगे, मतलब वही है एफ ऑफ 1/2। नेक्स्ट, एफ 1/2 1 है, तो क्या ये सबस्पेस होगा? फिर से देखो,
जीरो पॉलिनोमियल क्या बिलोंग कर रहा है इसमें? सो अगर ये f1/2 1 है, यहाँ से अगर जीरो पॉलिनोमियल है, सो f1/2 तो यहाँ भी जीरो ही आएगा इस वाले में, वो तो पहले भी आया हुआ है जीरो, बट ये कह रहा है 1 है, तो मतलब जीरो पॉलिनोमियल विल नॉट बिलोंग टू दिस, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल में f1/2 जीरो आएगी, वट एवर एक्स वी टेक जीरो ही आएगी, तो अगेन इसमें भी नहीं बिलोंग करेगा। अब यहाँ कह रहा है f1/2 इक्वल है f1 के, f1/2 वो f था एक्चुअली, f1/2 जो मिस टाइपिंग में मिस हुआ है, f1/2 इज इक्वल टू f1। सो क्या जीरो पॉलिनोमियल इसमें होगा? यस, क्योंकि ये जीरो, ये भी जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल यहाँ बिलोंग तो कर रहा है, यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल बिलोंग करेगा, तो जीरो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। चेक करो, अगर ये जीरो पॉलिनोमियल है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो ही आएगी, लेकिन ये कह रहा है डेरिवेटिव 1 है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव तो जीरो ही होगी ना, सो ये कह रहा है डेरिवेटिव 1 है हाफ पे, तो यहाँ अगर f'(1/2) यहाँ भी जीरो आ जाएगी, सो ये गलत है, तो सी इज करेक्ट आंसर। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन से 3 ऑप्शन आउट हो गया, क्योंकि वेक्टर सबस्पेस होने के लिए 3 कंडीशन है कि जीरो एलिमेंट मस्ट बी देयर, you choose any 2 element from that set, sum of them must be there, and the third condition is scalar multiple of any element of the set, alpha time v must belongs to there या alpha time w must belongs to there। तो एक ही एलिमेंट चेक किया कि जीरो पॉलिनोमियल है क्या, तो जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ सी में है, बाकी में जीरो पॉलिनोमियल बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो वो वेक्टर सबस्पेस हो ही नहीं सकता। किसी को डाउट है इसमें? तो थोड़ा सा इसमें वो था कि f मिसिंग था, f1/2 ये ऐसा था, फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली एट दैट वैल्यू, ये f है यहाँ पे। सर वो ऑल पॉलिनोमियल बोल ही दिया, तो फिर स्पेशली जीरो को क्यों मेंशन किया? क्योंकि आप अभी क्लास ज्वाइन किए हो, पहले ज्वाइन किए हो तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि दिस थ्योरम। सर ऑल पॉलिनोमियल के अंदर तो जीरो पॉलिनोमियल आता ही है। सही बात है, देन तो सर उसको अलग से फिर मेंशन क्यों किया कहाँ अलग से मेंशन क्या किया? मतलब क्वेश्चन में टुगेदर विद जीरो पॉलिनोमियल? वो कुछ ना समझ लोगों के लिए, जैसे हम जैसे हो सकते हैं, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं तो उनको जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाँ जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है। हाँ, क्या होती है? क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? हाँ जिसमें कि सारा रियल कोफिशिएंट जीरो होगा। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डिग्री, आप जैसे कोई बुक पढ़े होंगे या आपने कभी पढ़ा होगा, तो आपको जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बताई गई है, या आप क्या जानते सर हो? कोई भी n ले सकते हैं। तो मान लो 7 ले लेंगे तो इससे बाहर हो जाएगा फिर तो। अगर मैं 7 ले लूँ, आपके लॉजिक के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं 10 ले लेता हूँ डिग्री जीरो पॉलिनोमियल का, तो इसमें तो बिलोंग ही नहीं करेगा, तो इसीलिए आपको लिख के दिया है ताकि आप जैसे लोग मिसगाइड ना हो, ठीक है? और कुछ भी नहीं ले सकते, वो डिफाइंड है, या तो जैसे एक होता है, क्या बोलते हैं उसे, कन्वेंशन होता है, तो चूंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 कांस्टेंट की जीरो। तो आप बुक देखेंगे, जैसे मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला अगर इस बुक में आप देखोगे, ये है फ्रिजबर्ग की बुक, लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रिजबर्ग, ये लिखता है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हम इस बुक में लेके चलेंगे -1, आई थिंक। सो दे हैव अज्यूम्ड दैट कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल विल कंसीडर थ्रू आउट द बुक एज अ -1, ठीक है? आप कोई बुक पढ़ेंगे वहां लिखा होगा -∞ भी लोग अज्यूम करते हैं, बट कुछ भी नहीं ले सकते। पॉजिटिव क्यों ले लेंगे? जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आप कैसे, आपको डिग्री का डेफिनेशन ही नहीं पता, इसका मतलब आप तो मान लो लिखा हुआ x², तो आप कर देंगे x² + 0 x³ डिग्री 3 हो गया सर। x में आप कह देंगे x + 4, मतलब मान लो कहीं f(x) बराबर सिर्फ x है, तो आपके लॉजिक से आप क्या कर देंगे, x + 0 x⁵ डिग्री 5 है सर, यही कहना चाह रहे हो ना आप? कुछ भी ले सकते हैं, तो डिग्री का डेफिनेशन नहीं पता है आपको एक्चुअली। बताओ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिग्री? जैसे किसी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री 2 है, इसका क्या मतलब है? सर वो x का मैक्सिमम पावर क्या है? तो 2 है, x जैसे तो x जीरो स्क्वायर पॉलिनोमियल है। में x का मैक्सिमम पावर क्या है?
मैं लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स प्लस 0 एक्स की पावर 10। इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1। कैसे बने? अभी तो आप कह रहे थे जीरो पॉलिनोमियल कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ कैसे हो गया कुछ भी? जैसे जीरो पॉलिनोमियल है तो यहाँ कुछ भी कैसे हो गया? और यहाँ 1 क्यों मैक्सिमम पावर 10 क्यों नहीं है? तो उसका कोफिशिएंट 0 है ना। तो यहाँ बताओ, यहाँ कौन सा नंबर है जिसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है? जीरो पॉलिनोमियल में कौन सा ऐसा टर्म है जिसका कोएफिशिएंट 0 नहीं है? तो थोड़ा लॉजिक लगा लिया करो। समझ आया कि नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो डिग्री की क्या डेफिनेशन है? डिग्री का डेफिनेशन ये है कि हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री होगी अगर उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो कोएफिशिएंट वाले टर्म जिसमें हाईएस्ट डिग्री है वो, मतलब हाईएस्ट पावर, वो हाईएस्ट पावर डिग्री होगी जिसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है। अब इसमें तो कोई ऐसा टर्म है ही नहीं जिसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो ये नहीं कि कुछ भी ले सकते हैं हम। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी कुछ भी 10 हो जाएगा इसके हिसाब से, कुछ भी ले लेंगे तो उसके लिए एक कन्वेंशन है कि भैया जीरो क्या है, तब कुछ बुक उसको -1 लिख के चलता है, कुछ -50 लिख के चलता है। तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, इसलिए उसने इंक्लूड कर दिया कि जीरो पॉलिनोमियल इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी अगर ये बुक देखोगे तो मैं रेफरेंस बता देता हूँ, बैठ के पढ़ो तो समझ आएगा, और किताब पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएगी, है ना। तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि फॉर कन्वीनियंस इट्स डिग्री इज डिफाइंड टू बी -1। ठीक है ना, इस बुक में कन्वेंस के लिए डिग्री -1 लिया है। अदरवाइज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड टू बी लार्जेस्ट पावर ऑफ x दैट अपीयर्स इन द एक्सप्रेशन विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है डिग्री का, कि डिग्री क्या होता है कि वो हाईएस्ट पावर है जिसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो चूंकि जीरो पॉलिनोमियल कोई टर्म है ही नहीं जिसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो, तो आपको कन्वेंशंस होते हैं ना, जैसे, तो उसके लिए इन्होंने डिफाइन किया कि हम इस बुक में -1 लेके चलेंगे। ये चीज़ है, कुछ बुक -∞ लेके चलता है, कोई बुक ऐसा नहीं जहाँ बोलेगा डिग्री 1 लेके चलेंगे, वो नहीं चल सकता 1 लेके, क्योंकि 1 लेके चलेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि वो है, तो वैसा नहीं होगा 1 2 3 ले लेगा, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल जैसे है तो उसके सारे टर्म कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल और डिग्री 0 है, तो उसके पहले इसने कहा कि ठीक है जीरो पॉलिनोमियल डिग्री -1 लेके चलते हैं फॉर द कन्वेंशन ना, तो फॉर कन्वीनियंस और द डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, बाकी आप डिफरेंट बुक्स पढ़िए, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, और कोई कंफ्यूजन है किसी को? अब मेनली जो आपका क्वेश्चन था एक्चुअली उसका जवाब एक्चुअल वो दे पाएगा जिसने क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। मैं अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बनाया वो बताएगा कि जीरो पॉलिनोमियल क्यों लिखा है। नहीं लिखा हो तो तब भी मैं ये कंसीडर करता ही कि जीरो पॉलिनोमियल है उसमें, ये चीज है। लेकिन आपके लॉजिक अगर कुछ भी पावर दे लेंगे तब तो बाहर हो जाएगा वो, तो ये समझना है कि जीरो से कम ही लेंगे हम जो भी लेंगे, सो दैट आपका ना, तो वो तो कन्वेंशन है, समझना आपकी समझ के ऊपर है। सो एनीवे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो बाकी ये सब आइसोमॉर्फिक ये सब आप छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं तो आप ये प्रैक्टिस करना, ये एक असाइनमेंट, और भी बहुत सारे असाइनमेंट है हालांकि, उस पर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। जैसे मैं अगर कुछ गेट के असाइनमेंट ओपन करूं, गेट लीनियर अलजेब्रा है इसमें, देखो यहाँ पे है ना बेसिस डायमेंशन का है इसमें, कि गेट MA का है, लेकिन है ना 2023 तक का। सो इसमें देख सकते हैं हम लोग, अगर इसमें है तो ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन कहाँ पे है क्या है। तो ये मेनली डायमेंशन पूछ रहा है ना, वेक्टर स्पेस का यहाँ डायमेंशन पूछ रहा है, तो उसके लिए मुझे आगे बताना पड़ेगा बेसिस क्या है, फिर बेसिस में तो ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है, लेकिन डायमेंशन पूछ रहा है इसमें आपसे, है ना। तो ये डायरेक्ट उसका क्वेश्चन तो नहीं आएगा मुझे लग रहा है। सो ठीक है ना, बाकी उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं। जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तब आप कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे कुछ भी पूछते हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा, है ना।
तो इसे एंड में सॉल्व करेंगे, बट सिलेबस जब सारे टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तब। है ना, ये सब है मैट्रिसेस के लेकिन रिजल्ट्स हैं। डिटर्मिनेंट आ गया, छोड़िए। तो बाकी ढूंढना पड़ेगा ना, जैसे पीआई क्यू लेने पड़ेगा, गेट टेस्ट तो वही गया, वही होगा। बाकी और क्वेश्चन हम देख सकते हैं बाकी एग्जाम के, नहीं तो इसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो आगे थ्योरी कुछ थ्योरम लिखा देता हूँ। तो जैसे अभी ये बता रहे थे, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना इस असाइनमेंट से। सो मैं कुछ रिजल्ट लिखा देता हूँ। तो एक तो ये है कि लेट W1 and W2 are two subspaces of V, then so W1 and W2 are two subspaces of V, then W1 intersection W2 will be always a, है ना, this will also be a subspace of V। ठीक है जी। सो इंटरसेक्शन हमेशा सबस्पेस बनाएगा, इसको प्रूव किया जा सकता है। फिर आगे ये है रिमार्क यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस may not be a subspace। ना एग्जाम्पल के लिए अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जिसे बताया था उन्होंने कि लेट से वेक्टर स्पेस मेरा आर स्क्वायर है और W1 में ले लेता हूँ x, y सच दैट y इज इक्वल टू x, एंड W2 में ले लेता हूँ x, y सच दैट y इज इक्वल टू -x। जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे सो बताओ भाई, इसमें W1 इंटरसेक्शन W2 किसके इक्वल आएगा और W1 यूनियन W2 किसके इक्वल आएगा? जीरो वेक्टर के इंटरसेक्शन, है ना, क्योंकि आप जानते हैं जी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि ऐसा, तो इंटरसेक्शन जब आप लेंगे तो ये सिर्फ 0 0 आएगा ओरिजिन, और ये ट्रिवियल सबस्पेस है, जो 0 0 ट्रिवियल सबस्पेस है। और ये यूनियन अगर आप लेंगे तो क्या होगा, x, y सच दैट y इज इक्वल टू प्लस और -x, जिसको वहां पे अभी आपने कुछ देर पहले ही देखा था कि उसने ऐसे भी लिख दिया था कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही बात है, x बराबर y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यही चीज़ है। सो ये भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन तो सबस्पेस है, बट ये यूनियन सबस्पेस नहीं। हमने बताया था 2 पॉइंट लेके, एक तो 1 1 ले लो, एक 1 -1 ले लो, तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सबस्पेस तो है, दिस इज सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, बट है ना, लेकिन हमें क्या है, बट जो यूनियन है दिस इज नॉट अ सबस्पेस, यूनियन इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? देख लीजिए। तो हमने कहा कि इंटरसेक्शन तो हमेशा सबस्पेस होगा, यूनियन जरूरी नहीं है सबस्पेस हो। सम ऑफ टू सबस्पेस कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? सो सम ऑफ टू सबस्पेसेस, सम ऑफ टू सबस्पेसेस। तो यहां पे क्या होगा, मान लीजिए कि लेट
W1 and W2 are two subspaces of V, then sum of W1 and W2 is defined as, है ना, टू सबस्पेस का हम लोग सम को डिफाइन कर रहे हैं। बताइए कोई, क्या इसका डेफिनेशन है? हाउ डू वी डिफाइन? Sir, linear combination of two subspaces. नो, लिनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई, इस टाइप का, ए डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? Yes, sir. नहीं, सर दोनों सेम डायमेंशन का होगा तब डिफाइंड होगा। हाँ लेकिन, हाँ डिफाइंड होगा, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे आप? डिफाइन जैसे सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा? एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे इसके? जो W1 प्लस W2 के एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? तो कुछ ऐसा होगा, स्मॉल W1 सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सम। जैसे आप एक एलिमेंट W1 का उठाए, दूसरा W2 का, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो उसका सम। तो इस तरह से जो भी पॉसिबल सम होगा कि एनी एलिमेंट ऑफ W1 एनी एलिमेंट ऑफ W2 यू ऐड देम, तो जो भी पॉसिबल सम होगा वो यहाँ पे है। सिंपल है, मतलब सेट ऑफ W1 प्लस W2 सच दैट जहाँ स्मॉल W1 कैपिटल W1 में है और स्मॉल W2 कैपिटल W2 में है, सम ऑफ टू सबस्पेसेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एग्जांपल लो, जैसे इसी में ऐड करें तो क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या बनाएगा वो सम अगर ले लेंगे? चलो अभी के लिए एग्जांपल के लिए एक मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? ये जैसे, अच्छा मैं थ्योरम लिखा दूं कि ये हमेशा सबस्पेस होगा। तो थ्योरम ये है कि अगर W1 W2 टू सबस्पेसेस हैं तो उसका सम भी हमेशा सबस्पेस बनाएगा। ठीक है, अच्छा यूनियन कब बना सकता है? यहां हमने लिखा है कि यूनियन मे नॉट बी अ सबस्पेस, बट इसका कंडीशन ये है कि बुक में ऐसा लिखा जाता है, आप देखेंगे जब आप बुक पढ़ते हैं सो वहां पे लिखा रहता है कि लेट W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। ठीक, सो W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ V। सो यहाँ लिखते हैं वो लोग कि यूनियन जो है W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ, या तो W1 सबसेट होगा W2 का और W2 इज सबसेट ऑफ W1, है ना? तो मतलब इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि कोई एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा तो यूनियन कोई एक बन जाएगा। इस केस में W1 यूनियन W2 W2 हो जाएगी, इस केस में W1 यूनियन W2 W1 हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी सबस्पेस गिवन है इसीलिए। ठीक है सर, इसका कुछ एग्जांपल है? जी जी जी, इसका या पीछे वाले का? इसका सर, हाँ देखिए, जैसे आप ले लीजिए अभी के लिए W1 में लेता हूं सेट ऑफ XY। अभी तो चलो सबसे आसान एग्जांपल बनाऊं, चलो मान लो 0 0, ये ले लिया हमने। मतलब ऐसा समझिए कि x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0। W2 ले लिया x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। तो बताओ भाई यहाँ से, तो ये इनडायरेक्टली आप समझो कि यहाँ पे क्या है, ये 0 0 सब स्पेस है जस्ट। ठीक है, अब यहां से आप बताओ मुझे W1 यूनियन W2 किसके इक्वल आएगा? ये क्या सबस्पेस है? ये x कॉमा एक्स टाइप का है, जहां x इज एनी रियल नंबर। आप समझिए, इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूं। सो दिस इज लाइक x कॉमा एक्स एंड x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, इस टाइप का है ये। सो यूनियन W2 है, यूनियन उसका है ना, W2 है। क्योंकि ये तो जस्ट सिंगलटन सेट है ना, और ये तो यहाँ भी है, तो जस्ट आप अगर यूनियन लेंगे तो वही आ जाएगा। सो यूनियन तो जस्ट W2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि सिंपल समझिए कहना क्या चाह रहा है कि यूनियन तभी सबस्पेस बन सकता है जब एक दूसरे का सबसेट है।
तो अगर ये W1 W2 सब स्पेस तो है ही, और अगर W1 सबसेट W2 का तो यूनियन W2 होगा, अगर W2 सबसे W1 का तो यूनियन W1 होगा, इस तरीके से। सो यहां से आ जाएगा, तो ये जस्ट W1 आ जाएगा यहां से, है ना। सो दिस विल बी मतलब W2 ना, तो ऑब्वियसली ये सब स्पेस है, सो दिस इज अ सब स्पेस। और भी आप बना जाए एग्जांपल बना सकते हैं हम लोग, जैसे हाँ, तो उस तरह से कुछ बनाया जा सकता है, बट अभी छोटा सा समझाने के लिए इस पे आते हैं। हम लोग क्या लिख रहे थे कि सम ऑफ टू सबस्पेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। सो इफ W1 and W2 are subspaces of V, then जो इसका सम होगा W1 plus W2 is also a subspace of V। तो अगर सम में हमेशा सबस्पेस होगा, ठीक है। सो सम विल ऑल्सो बी अ सबस्पेस। ठीक है, स्पेलिंग सही है। जैसे एग्जांपल लिखता हूं इसका मैं, तो ये है एग्जांपल के लिए, मान लीजिए अभी के लिए मेरा वेक्टर स्पेस R² ही है और W1 है सेट ऑफ XY, कोई सा भी एग्जांपल अभी के लिए मान लो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज रियल नंबर। W2 मेरा है XY सच दैट y इज 0 एंड x इज एनी रियल नंबर। ठीक, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज W1 इंटरसेक्शन W2, व्हाट इज W1 यूनियन W2, व्हाट इज W1 प्लस W2, ठीक, व्हाट इज W1 माइनस W2, डिफरेंस भी ले लेता हूं चलो, है ना। सो चलो यहाँ से इसको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे, है ना। हाँ, व्हाट इज W2 माइनस W1, सो माइनस को डिफाइन किया मैंने, माइनस कैसे डिफाइन करूंगा मैं, तो इट्स डिफरेंस ऑफ सेट्स एक्चुअली, है ना। सम में ये था कि एलिमेंट्स का सम होगा, तो इसको भी रहने दो क्योंकि ये मैंने डिफाइन नहीं किया है। सो अभी हमने ये तीन चीजें डिस्कस की ना कि W1 W2 आर सब स्पेसेस, इंटरसेक्शन विल ऑलवेज बी अ सब स्पेस, सम विल ऑलवेज बी अ सब स्पेस, बट यूनियन में नॉट बी अ सब स्पेस। यूनियन विल बी अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन शुड बी अ सबसेट ऑफ द अदर। ठीक है जी। अच्छा, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, हाँ ठीक है, अभी लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन सम तीन चीजें हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले आप ट्राई 0 कीजिए। 0 XY 0 0 और XY। सो यहाँ आपका आ गया 0 0, ओके। तो मतलब यहाँ पे हो गया कि x कॉमा वाई सच दैट x इज 0 एंड y इज 0, दोनों 0 है। यहाँ पे क्या होगा यूनियन में, X and Y axis. X and Y, X comma Y। अगर मैं x कॉमा वाई लिख दूंगा, यहाँ से कहना चाह रहे हैं आप x इज r एंड y इज r, ये कहना चाह रहे हैं। Yes sir, yes sir। No, sir. पूरा आर स्क्वायर आ जाएगा, फिर तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा ये। ये तो आर स्क्वायर के इक्वल आ गया उनके हिसाब, आपके हिसाब से अगर चलेंगे तो ये तो आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर तो खुद वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस के इक्वल आ गया। तो वेक्टर स्पेस तो सब स्पेस होगा ही क्योंकि हर सेट अपने आप का सबसेट है। तो एवरी सेट इज अ सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ। तो आपके अकॉर्डिंग तो सब स्पेस हो गया, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया उस थ्योरम का, क्योंकि ये सबसेट एक दूसरे का है, ऐसा तो नहीं है सबसेट नहीं है। थ्योरम कह रहा था तभी सब स्पेस होगा जब एक दूसरे का सबसेट होगा, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसका मतलब आप ही गलत हैं। ठीक कीजिए जी। तो क्या लिखना पड़ेगा, है ना, थ्योरम को भी गलत नहीं होगा। सो यूनियन लेना है ना, जैसे उन्होंने कहा था ना अभी कि क्या लेंगे,
एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस का यूनियन। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं आप कि x इज 0 और y इज 0, ये अलग चीज है और वो अलग चीज था, है ना। तो यहाँ या तो x 0 होगा या y 0 होगा, कोई एक तो 0 होगा, एटलीस्ट 1 0 होगा, दोनों भी 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये मतलब है, वहां पे एंड लिखा हुआ है ना, पहले जो लिखा हमने उसमें एंड है। सो यहाँ जो हमने लिख रखा है दिस इज एंड। सो इसमें हमने एंड लिख रखा है ना, तो यहाँ पे है एंड, ठीक है। तो x इज 0 और y इज 0। सो इसमें x एक्सिस और y एक्सिस उसे पॉइंट है। सम क्या होगा? X is equals to Y. नहीं, सम के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ऐड। अब यहां पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एलिमेंट्स को। तो एक्स एक्सिस का एलिमेंट है और वाई एक्सिस का एक एलिमेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे ये तो 0 0 है आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जैसे मैं अगर यहाँ मैं ले लेता हूँ 1 0 और यहाँ ले लेता हूँ 0 1, इसको ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1 1, यही हो जाएगा 1 0 प्लस 0 1, इस तरह से। यस सर। और मैं इससे कोई भी रियल नंबर यहाँ से जनरेट कर पाऊंगा। इसका एक मल्टीपल ले लेंगे, इसका एक मल्टीपल ले लेंगे, तो यहाँ से आप कोई भी नंबर जनरेट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि समझिए, मतलब यू टेक वन एलिमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अदर फ्रॉम वाई एक्सिस, और ऐड कीजिए उसको। तो इस तरह से क्या क्या पॉसिबल सम हो सकता है उसकी बात करनी है। सो व्हाट आर द पॉसिबल सम, कि पॉसिबल सम क्या हो सकता है। Sir, R square. हाँ, तो इसमें हर नंबर आप जनरेट कर पाएंगे। अब कोई भी एक रैंडम नंबर, मान लीजिए अल्फा बीटा लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर अल्फा बीटा हम लेते हैं यहाँ पे, या एक्स वाई लेते हैं। सो हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे जैसे कोई भी नंबर एक्स कॉमा वाई है तो हम इसको एक्स 0 प्लस 0 वाई लिख पाएंगे। और एक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। वाई पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वाई कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसके हेल्प से हम कोई भी एक्स वाई प्लेन के कोई भी पॉइंट जनरेट कर सकते हैं दोनों के सम से। 1 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, 1 पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वी कैन जनरेट एनी रियल नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे सही बता रहे हैं, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई, जहाँ एक्स रियल नंबर है, वाई रियल नंबर है। सो दिस इज इनडायरेक्टली आर स्क्वायर ही आ गया। सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। सर एक सेकंड पीछे कीजिएगा स्लाइड, जी, इसके पीछे। सर इसमें W1 को ये हो सकता है x एंड प्लस माइनस आई एक्स। किसमें? W1 में एक एलिमेंट हो सकता है x एंड प्लस माइनस आई एक्स। नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम ये आर स्क्वायर का सबसेट ले रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग वेक्टर स्पेस एज आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर हमारा वेक्टर स्पेस है यहाँ पे। सो आर स्क्वायर है तो इसके सबसेट तो रियल नंबर ही होंगे, कॉम्प्लेक्स कहाँ से आएगा। ओके। ठीक है जी, तो किसी को डाउट है यहाँ तक? तो एक और टर्म आता है ना, जैसे एक तो सम डिफाइन किया मैंने, एक और टर्म है डायरेक्ट सम। ये तो सम था, सम ऑफ सब स्पेस। डायरेक्ट सम क्या होता है, तो अभी के लिखा देता हूँ, फिर हम स्टॉप करेंगे उसके बाद। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम? व्हाट इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस? टू सब स्पेसेस का डायरेक्ट सम क्या होता है? मान लीजिए ऐसा है कि लेट W1 and W2 are two subspaces of V, then direct sum
ऑफ सम अभी लिखा था हमने W1 प्लस W2, डायरेक्ट सम का जो नोटेशन है प्लस W2, बीच में हम लोग सर्कल कर देंगे, तो इसका नोटेशन होगा इसका तो यहां ऐसे डिफाइन करता है कि डायरेक्ट सम, तो यहाँ ये ऐसे डिफाइन कर रहा है ना, डायरेक्ट सम का मतलब ये होगा कि उसका इंटरसेक्शन वो होगा और वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाएगा। सो ऐसा होगा, या तो ये ऐसे डिफाइन करता है कि जो इसका डेफिनेशन है तो क्या आएगा, वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड डायरेक्ट सम। सो कई जगह ये वर्ड लिखा होगा कि V इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस, तो आपको चेक करना यस और नो। तो ये ऐसा कहेगा कि वेक्टर स्पेस V इज डायरेक्ट सम ऑफ, या दिस इज डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस W1 and W2 if and only if W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ जाएगा, 0। तो 0 का मतलब क्या होता है ना, ये 0 सब स्पेस है। अगर 0 लिख रहा है मतलब 0 सब स्पेस है, ठीक है ना। या इसे लिखने के बजाय हमें ऐसा लिखना चाहिए कि है ना 0 एलिमेंट, ठीक है यहाँ तक, तो ये नोटेशन ठीक है, क्योंकि वैसे लिखेंगे तो ना प्रॉब्लम है। तो 0 सब स्पेस है, ये सब स्पेस कंटेनिंग ओनली 0 एलिमेंट। अगर R स्क्वायर में बात कर रहे हैं तो 0 0 ऑर्डर पेयर हो जाएगा, R क्यूब में ट्रिपलेट हो जाएगा। एंड एक और कंडीशन ये है कि ये जो W1 प्लस W2 करेंगे तो वो पूरा वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाना चाहिए। और इसको हम नोटेशन है इसका ये है, तो वी राइट इट एज सो हम लिखते हैं V जो है डायरेक्ट सम है W1 प्लस W2 का। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि वेक्टर स्पेस इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस इफ एंड ओनली इफ, पहली बात उन सब स्पेस में कुछ भी कॉमन नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात दोनों का सम V के इक्वल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे यही हुआ था ना, यस सर, इंटरसेक्शन, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ था। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये जो V है ना, ये W1 और W2 का डायरेक्ट सम है एक्चुअली, है ना, यहाँ पे वही हुआ एक्चुअली। हमने एक एक्स एक्सेस लिए थे, तो मैं एग्जांपल के लिए लिखूँ, है ना, यही अब दोबारा क्या ही रिपीट करना। तो यहाँ पे ये था कि हमने V लिया R स्क्वायर को, W1 लिया एक्स एक्सिस के पॉइंट कि x इज 0, y इज रियल नंबर, सॉरी एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस के पॉइंट है ना। सो W1 इज पॉइंट्स ऑन y एक्सिस and W2 is x can be any real number, y is 0। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप लिख रहे हैं W1 प्लस W2। तो जब आपने ये लिखा है सम कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट x0 और 0y मिलके क्या बना देगा, पूरा xy बना देगा। सो दैट विल मेक xy जहाँ x रियल नंबर है एंड y रियल नंबर है, जो कि पूरा पूरा V के इक्वल आ गया, वेक्टर स्पेस के इक्वल आ गया। एंड W1 इंटरसेक्शन W2, सो y बराबर x है ना। अच्छा x एक्सिस y एक्सिस में क्या कॉमन है, 0, तो ओनली 0 सब स्पेस है ना। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर 0 है, सो ये 0 वेक्टर है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हेंस जो V है इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। जैसे ये एग्जांपल हो गया, वो सिंबल है डायरेक्ट सम। हाँ जी जी, ये सिंबल है ना। सो ये ऐसा प्लस और बीच में सर्कल कर दिया, तो ये डायरेक्ट सम, वरना सिर्फ सम था, है ना। तो ये डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम में एक और कंडीशन क्या आ गया, है ना, V इज डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। तो मतलब ये सम वेक्टर स्पेस के इक्वल है और इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, मतलब सॉरी नॉट एम्प्टी, गलती बोल दिया, इंटरसेक्शन में 0 सब स्पेस, वरना एम्प्टी सेट इज नॉट अ सब स्पेस, एम्प्टी सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सो वेक्टर स्पेस होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट तो चाहिए,
और वो एक एलिमेंट 0 एलिमेंट चाहिए। तो वेक्टर स्पेस होने के लिए या वेक्टर सबस्पेस होने के लिए 0 एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करना जरूरी है। 0 एलिमेंट मस्ट बी देयर। तो इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो 0 एलिमेंट मस्ट बी देयर। यही है, कुछ सर और पिछले एग्जांपल? वाला स्लाइड। जी ये सर 0 0 को 0 भी लिख सकते हैं। 0 रो को 0 कैसे लिख सकते हैं, मतलब किस में बात करें, मैट्रिक्स में या सर किस में? 0 आर स्क्वायर जो लिखे 0 0 उसको फिर आप बाद में 0 लिखे। हाँ वो वेक्टर है, जैसे वेक्टर में क्या है ना, आर स्क्वायर का 0 एलिमेंट 0 0 है, तो इट्स नॉट सिंगल 0, वो 0 वेक्टर है एक्चुअली। ओके हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ सो बाकी असाइनमेंट बहुत सारा है ना, वो प्रैक्टिस कीजिए, लीनियर अलजेब्रा का उसमें है। तो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया, बेसिक कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, इंटरसेक्शन, यूनियन, सम, डायरेक्ट सम। तो ये हमने 3-4 टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं। इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस कल करवा सकता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे। ठीक है जी रीता, यूनियन समझ आया या पूछिए कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कीजिए, अभी कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हमने बेसिक डिस्कस किए हैं कि सब स्पेस है ना, ये सिर्फ आर एन की बात, तो अभी मैं बस इतना ही डिस्कस किया, इसी में हमने बाकी चीजें डिस्कस की हैं। ये सिर्फ आर एन और सी एन के सब स्पेस की बात कर रहा हम लोग, है ना। जैसे पॉलिनोमियल वाला भी एक एग्जांपल देखा था, फंक्शन वाला भी देखा था, बट ये सर इस पे बेस्ट पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, किसका असाइनमेंट वाला? ये सब स्पेस वाला। हाँ अभी भेजेंगे ना। तो ये इसकी बात कर रहे हैं आप, ये हाँ अभी भेजेंगे। हाँ नीचे सब स्पेस पे बेस्ट पीडीएफ असाइनमेंट। हाँ हाँ वो तो ड्राइव में है, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करते हैं, सेम टाइम रहेगा तो 9 to 11। अभी डाउट क्लास 11 से 12 है, तो जिन लोगों के डाउट से रुक सकते हैं, हम लोग डाउट डिस्कस कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस दिन भर में आपके आते हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे क्वेश्चन हो चाहे जो भी हो, जो मैं हेल्प कर सकता हूँ तो वो डिस्कस करेंगे। तो डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू।